हेलो फ्रेंड्स, प्रीलिम्स पीवाई की सीरीज़ में आज अपन इन्वायरमेंट का सेकंड पार्ट कंप्लीट करेंगे, जिसमें कि 2018 एंड 2019 के सारे क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। फर्स्ट पार्ट में 2016 एंड 2017 के सारे क्वेश्चन डिस्कस हो चुके हैं एंड पॉलिटी एंड मॉडर्न हिस्ट्री भी कंप्लीट है। ठीक है, आज जो है 18-19 के जितने भी क्वेश्चन थे इन्वायरमेंट रिलेटेड सारे के सारे डिस्कस करेंगे, एक भी क्वेश्चन मिस नहीं होगा। एंड सेकंड थिंग, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि भाई पेन पेपर लेके बैठिएगा, काफ़ी चीज़ें डिक्टेट कराऊंगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स में नोट डाउन करवाऊंगा, उसको नोट डाउन करते हुए चलिएगा। ठीक है, वो सारे के सारे जो टॉपिक्स जो हैं जो मैं आपको नोट डाउन करवाऊंगा वो आपको प्रायोरिटी बेसिस पे पढ़ने अपने इन्वायरमेंट में। ठीक है, जैसे कि अपने ये प्रीलिम्स पीवाई की सीरीज़ का जो मेरा मेन मोटिव आपको यही था कि आपको ये रियलाइज़ हो जाए कि क्वेश्चन जो है किस तरीके से रिपीट होते हैं। पर्टिकुलर थीम से आपने खुद ने भी अभी तक ये चीज़ देख ली होगी जब आपने मॉडर्न हिस्ट्री और पॉलिटी को फॉलो करते हुए आए हो, और इन्वायरमेंट के जब आप देख रहे हो लेक्चर जो अभी फर्स्ट कंप्लीट हो चुका है, सेकंड आज कंप्लीट हो जाएगा, कि एक पर्टिकुलर थीम से ही घुमा फिरा के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। ठीक है, मॉडर्न हिस्ट्री में मैं बता चुका हूँ कौन कौन सी थीम्स हैं, पॉलिटी में भी बता चुका हूँ और इन्वायरमेंट में भी बताता चल रहा हूँ। ठीक है, जिस तरीके से क्वेश्चन आ रहा है उस तरीके से मैं आपको थीम बताता चल रहा हूँ कि भाई इस क्वेश्चन के रिलेटेड ये क्वेश्चन बन सकते हैं या बन चुके हैं। ठीक है, तो प्लीज़ जो भी मैं आपको नोट डाउन करा रहा हूँ उसको नोट डाउन करते हुए चलिएगा और उनको प्रायोरिटी बेसिस पे आपको पढ़ना है अपने इन्वायरमेंट में। ठीक है, और इन्वायरमेंट एक अच्छा खासा वेटेज रखता है अपने प्रीलिम्स में, यूपीएससी प्रीलिम्स में, इसलिए ही इन्वायरमेंट के जो हैं 3 to 4 पार्ट में वीडियो आ रही हैं, क्योंकि उसका रीज़न ये है अगर 2 पार्ट में मैं इन्वायरमेंट की वीडियो कंप्लीट कर देता तो एक ही वीडियो 5 आवर की आ जाती। ठीक है, वो कंटेंट ओवरलोडेड हो जाता आपके लिए। ठीक है, इसलिए मैंने इसको डिवाइड कर दिया है, 4 पार्ट में इन्वायरमेंट कंप्लीट हो जाएगा। 50% इन्वायरमेंट आज कंप्लीट करा देंगे और रिमेनिंग 50% जो है विद इन 3 to 4 डेज़ में वो भी कंप्लीट हो जाएगा। ओके, नाउ स्टार्ट करते हैं। 2018 का जो फर्स्ट क्वेश्चन आपका पूछा गया वो क्वेश्चन नंबर 2 पूछा गया इन्वायरमेंट से। हरदम की तरह पहले खुद क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करिएगा, फिर वीडियो को पॉज करके मेरे साथ क्वेश्चन को सॉल्व करिएगा। नाउ सेकंड क्वेश्चन ऑफ अवर यूपीएससी सीएससी प्रीलिम्स 2018 क्वेश्चन पेपर, विच ऑफ द फॉलोइंग लीफ मॉडिफिकेशन अकर इन द डेजर्ट एरिया टू इनहिबिट द वाटर लॉस। ठीक है, यहाँ पे लीफ मॉडिफिकेशन पूछा है किसके, डेजर्ट एरिया टू इनहिबिट द वाटर लॉस। बताइए भाई। स्टेटमेंट 1 है हार्ड एंड वैक्सी लीफ, सेकंड स्टेटमेंट है टिनी लीव्स, थर्ड स्टेटमेंट है थॉर्न्स इंस्टेड ऑफ लीव्स। ठीक है, यहाँ भी थोड़ा सा नज़र मार लीजिए कि करेक्ट और इनकरेक्ट पूछा है, क्या पूछता है। काफ़ी बार यहाँ भी यूपीएससी गेम खेल जाता है, आप सोचते हैं कि करेक्ट पूछा लेकिन काफ़ी बार वो इनकरेक्ट स्टेटमेंट भी पूछ लेता है। बताइए। सबसे पहले कि मैं आपको इसका बेसिक्स बता देता हूँ, हालांकि बेसिक का ही क्वेश्चन है, आपके कोई भी आप स्टैंडर्ड फुल बुक फॉलो कर रहे हो, चाहे वो पीएमएफ हाई स्कूल हो, शंकर हाई स्कूल हो, वहाँ पे दिया हुआ है ये। ठीक है, कुछ मॉर्फोलॉजिकल अडेप्टेशन होती है आपके जो प्लांट जो भी पर्टिकुलर, मैंने जैसे पहले ही बताया कि हर स्पीसीज़ के लिए एक जोग्राफिकल कंडीशन बहुत इंपॉर्टेंट होती है फॉर देयर सर्वाइवल। ठीक है, चाहे वो प्लांट स्पीसीज़ हो चाहे एनिमल स्पीसीज़ हो। वैसे ही जो भी प्लांट जो है डेजर्ट एरिया में मिलते हैं, मोस्टली ना वेस्टर्न राजस्थान वाले जो एरिया है, उनकी कुछ मॉर्फोलॉजिकल अडेप्टेशन है। ये मॉर्फोलॉजिकल अडेप्टेशन जो मैंने यहाँ पे आपको स्क्रीन पे दिख रही है, या तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा या फिर इसको नोट डाउन कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आपके जो ड्राई एरिया में जो प्लांट ग्रो होते हैं उनके लिए कुछ सर्टेन अडेप्टेशन है, वो नोट डाउन करिए। उनकी जो स्टेम जो होती हैं वो स्टंड होती हैं, ठीक है, हार्ड होती हैं एंड रिजिड होती हैं। लीफ जो होती है वो वैक्स कोटिंग होती है। वैक्स कोटिंग लीफ से क्या होता है कि जो वाटर लॉस जो होता है वो कम से कम होता है। ठीक है, वैसे ही वो ड्राई एरिया है, डेजर्ट एरिया जो है, इसलिए जो वाटर लॉस जो है वो कम से कम हो, इसलिए जो उनकी कभी देखेगा जो राजस्थान से बिलोंग करते हैं उनको ये चीज़ पता होगी, वो चीज़ इस चीज़ को रिलेट कर पा रहे होंगे। और जो नहीं भी हैं तो उन्होंने ये देखा होगा, सुना होगा, नहीं भी देखा है तो गूगल पे जाके सर्च कर लीजिएगा। जो उनकी जो लीव्स होती है वो वैक्सी टाइप की होती है। वो क्यों होती हैं, उसका रीज़न खाली ये है ताकि हम वाटर लॉस को जो है कम से कम कर सकें। ठीक है, इवेपोरेशन रेट जो है वो डिक्रीज़ कर सकें। ठीक है, बिकॉज द लॉस ऑफ द वाटर फ्रॉम द बोथ द सर्फेस एंड द इनसाइड ऑफ द लीव्स अकर इन द हॉट डेजर्ट। सेकंड इंपॉर्टेंट जो इसका मॉर्फोलॉजिकल अडेप्टेशन है वो है द स्टेम इज कवर्ड बाय द हेयर और वैक्सी कोटिंग। आगे लिखिएगा लीव्स आर ऑल्सो स्मॉलर ऑन अ डेजर्ट प्लांट फर्दर रिड्यूसिंग द पॉसिबिलिटी ऑफ द वाटर लॉस। क्योंकि वाटर स्केर्सिटी एरिया है, आपको पता ही है, पानी की बहुत कमी है। कहाँ पे, अपने वेस्टर्न राजस्थान, मोस्टली ऑफ द वेस्टर्न राजस्थान। ठीक है, ड्राई एरिया है, डेजर्ट एरिया है। नाउ ये मैं आपको मॉर्फोलॉजिकली आपको अडेप्टेशन बता रहा हूँ किसके, ड्राई एरिया प्लांट्स का। नाउ एक और लिखिएगा इसमें, द स्टेम में अकर एज द अंडरग्राउंड मॉडिफिकेशन स्ट्रक्चर टू स्टोर द फूड एंड टेक अ पार्ट ऑफ रिप्रोडक्शन। ठीक है, ये जितने भी मैंने आपको यहाँ पे इसकी अडेप्टेशन बताई है, या तो इनको नोट डाउन कर लीजिए, मैं फिर इसको आपको स्क्रीन पे दिखा देता हूँ पूरा, या इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, इंपॉर्टेंट पार्ट है। ठीक है, नाउ अब आंसर पे आइए। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑफ द लीफ मॉडिफिकेशन अकर इन द डेजर्ट एरिया टू इनहिबिट द वाटर लॉस। कम से कम वाटर लॉस हो। क्या मैंने अभी बताया कि लीव्स जो होती है हार्ड एंड वैक्सी लीव्स होती हैं, छोटी लीव्स होती हैं, एंड थॉर्न इंस्टेड ऑफ लीव्स। आंसर क्या है, डी। आंसर क्या है, डी। नाउ
65 क्वेश्चन पूछा गया आपका। सेकंड के बाद सीधा 65 क्वेश्चन पूछा गया था 2018 के यूपीएससी सीएससी पेपर में। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट बेस्ट डिस्क्राइब द कार्बन फर्टिलाइजेशन। देखिए ये क्वेश्चन अगर थोड़ा सा नहीं भी आता, नहीं पता है कार्बन फर्टिलाइजेशन क्या होता है, अगर इसको थोड़ा कॉमन सेंस और थोड़ा कामनेस के साथ क्वेश्चन को देखते तो इजीली हैंडल कर लेते। स्टेटमेंट 1 पढ़िएगा, इंक्रीज द प्लांट ग्रोथ, किसकी वजह से, कार्बन फर्टिलाइजेशन। इंक्रीज द प्लांट ग्रोथ ड्यू टू द इंक्रीज concentration of the carbon dioxide in the atmosphere. Okay. Second statement, increase the temperature of the earth due to increase the concentration of the carbon dioxide in the atmosphere. Third statement, increase the acidity of the ocean as a result of increase the concentration of the carbon dioxide in the atmosphere. Third statement, adaptation of all living beings on earth to the climate change brought about by the increase the concentration of the carbon dioxide in the atmosphere. बताइए, थोड़ा सा नहीं भी आता तो थोड़ा सा कॉमन सेंस, थोड़ा सा इसको सॉल्व करने की कोशिश करिएगा। पहले मैं आपको बता देता हूँ भाई कार्बन फर्टिलाइजेशन होता क्या है। कुछ नहीं होता, बेसिकली इट इज़ अ फिनोमिना दैट इंक्रीज द कार्बन डाइऑक्साइड इन द एटमॉस्फेयर एंड दैट इंक्रीज द रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस इन द प्लांट। और आपको पता है CO2 इज़ वेरी नेसेसरी फॉर द प्लांट टू फॉर द फोटोसिंथेसिस। ठीक है, जितनी ज़्यादा CO2 होगी उतना ज़्यादा ही क्या होगा, द रेट ऑफ द फोटोसिंथेसिस इन द प्लांट इंक्रीज होगा। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको नोट डाउन करिए कि इसके इंपैक्ट क्या होते हैं, कार्बन फर्टिलाइजेशन से इंपैक्ट क्या होते हैं। नोट डाउन करिए, इंक्रीज द फोटोसिंथेसिस रेट, इंक्रीज द वाटर यूज एफिशिएंसी, एंड थर्ड जो इम्पैक्ट जो है कार्बन फर्टिलाइजेशन का, प्लांट डिस्ट्रीब्यूट अ ग्रेट प्रपोर्शन ऑफ फोटोसिंथेसिस टू द रूट अंडर द हाई कंसंट्रेशन ऑफ एटमॉस्फेरिक कार्बन डाइऑक्साइड। फोर्थ जो इम्पैक्ट जो है, द रिप्रोडक्टिव बायोमास ग्रोथ एज वेल एज द वेजिटेटिव बायोमास ग्रोथ इज यूजुअली इंक्रीज बाय एलिवेटेड कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन फर्टिलाइजेशन बेसिकली अ फिनोमिना टू इंक्रीज द कार्बन डाइऑक्साइड इन द एटमॉस्फेयर दैट इंक्रीज द रेट ऑफ द फोटोसिंथेसिस इन द प्लांट। ओके, सिंपल डेफिनेशन है, सिंपली इसको समझ लीजिएगा। ठीक है, नाउ अब आंसर पे आइए, अब क्वेश्चन पे आइए। फर्स्ट स्टेटमेंट दोबारा पढ़िए, इंक्रीज द प्लांट ग्रोथ ड्यू टू द इंक्रीज द कंसंट्रेशन ऑफ द कार्बन डाइऑक्साइड इन द एटमॉस्फेयर। यही तो इंपैक्ट मैंने आपको बताया था, 4 इंपैक्ट जो बताएं कार्बन फर्टिलाइजेशन के वही है। ठीक है, आंसर क्या है इसका, ए। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए, 2018 के 67th क्वेश्चन विद द रेफरेंस ऑफ द सोलर पावर। देखिए जैसे मैंने अपने लास्ट पार्ट 1 में ही बताया था कि ISA एक बहुत इंपॉर्टेंट है, इंटरनेशनल सोलर अलायंसेस। ठीक है, सोलर रिलेटेड जितने भी रिन्यूएबल रिसोर्सेज जो है वहाँ से क्वेश्चन यूपीएससी में पूछे जाते हैं, चाहे वो सोलर से हो, चाहे वो विंड से हो। ठीक है, प्लीज़, चाहे वो थर्मल पावर प्लांट हो, कोई भी हो, यहाँ से प्लीज़ इनको पढ़ के जाइए। जितने भी रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी है वो उनको पढ़ के जाइएगा, इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और ये सारे के सारे NCERT बेस्ड क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, NCERT में अच्छी खासे से एक्सप्लेन है, इसलिए कहता हूँ कि NCERT को कभी मिस नहीं करनी है। नाउ क्वेश्चन देखिएगा, विद द रेफरेंस टू सोलर पावर प्रोडक्शन इन इंडिया कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। फर्स्ट स्टेटमेंट इज इंडिया इज द थर्ड लार्जेस्ट इन द वर्ल्ड इन मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सिलिकॉन वेफर्स यूज्ड इन द फोटोवोल्टिक यूनिट्स। सेकंड स्टेटमेंट, द सोलर पावर ट्रैफिक आर डिटरमाइंड बाय द सोलर एनर्जी कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। बताइए भाई इसका आंसर, सॉल्व करने की कोशिश करिए, बेसिक का पार्ट है, पढ़ा होगा। पहले तो नोट डाउन कर लीजिए, इसमें इंडिया में सिंगल सिलिकॉन चिप जो है वो मैन्युफैक्चर नहीं होती। इंडिया में सिंगल मैन्युफैक्चर चिप जो है वो मैन्युफैक्चर नहीं होती। इंडिया में क्या होता है कि जितनी भी ये सिलिकॉन वेफर जो है ये असेंबल होते हैं, और हम इस जो मटेरियल जो है वो इंपोर्ट करते हैं डिफरेंट कंट्रीज़ में। ठीक है, तो जो इन्होंने बोला ना, इंडिया इज द थर्ड लार्जेस्ट इन द वर्ल्ड इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ द सिलिकॉन वेफर्स यूज्ड इन द फोटोवोल्टिक सेल, नो, हम असेंबल करते हैं और इसका जो मटेरियल जो है वो इम्पोर्ट करते हैं। ठीक है, इंडिया नॉट अ थर्ड लार्जेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड फॉर द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ द सिलिकॉन वेपर्स। सेकंड स्टेटमेंट आइए, द सोलर पावर the solar power tariffs are determined by the Solar Energy Corporation of India. No, the tariff is determined by the Central Electricity Regulatory Commission. नोट डाउन कर लीजिएगा, जो सोलर पावर पे जो टैरिफ जो डिटरमाइन करता है वो सोलर एनर्जी कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया नहीं करता है। यहाँ पे कन्फ्यूज़न हो जाता है। ठीक है, डिटरमाइन कौन करेगा, सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशन, सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशन। ओके, सो द आंसर इज डी, दोनों में से कोई सा भी सही नहीं है। नाउ 77th क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ आर्टिफिशियल लेक। बताइए भाई, इन्होंने ये बहुत अच्छा काम करा कि हर लेक के आगे इन्होंने स्टेट दे दिया। ठीक है, यूपीएससी आपकी इतनी भी हेल्प करता है कि आप आंसर तक पहुंच जाएं। कोडेकेनाल लेक तमिलनाडु, कोलेरू लेक आंध्र प्रदेश, नैनीताल लेक उत्तराखंड, रेणुका हिमाचल प्रदेश। बताइए भाई इसका आंसर, कौन सी आर्टिफिशियल लेक है इसमें से। लेक से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं, कौन सी मैनमेड लेक है, कौन सी नेचुरल लेक है, कौन सी फ्रेश वाटर लेक है, कौन सी सॉल्टी वाटर लेक है, ये सारे के सारे पढ़िएगा। ठीक है, ये नोट डाउन कर लीजिएगा। मैं जो भी आपको चीज़ बताता आया हूँ और बता रहा हूँ, उनको प्लीज़ ध्यान से सुनिए, ध्यान से नोट डाउन करिए, उनको अपने सब्जेक्ट में प्रायोरिटी बेसिस पे पढ़िएगा। ठीक है, नाउ
कोडाईकनाल लेक बेसिकली तमिलनाडु में है, और आपको बता देता हूँ कोडाईकनाल लेक बेसिकली इट्स क्रिएटेड इन 1863, ठीक है। और मैंने जब बोली दिया इट क्रिएटेड इन 1863, आंसर इज ए, कोडाईकनाल लेक इज़ अ आर्टिफिशियल लेक। और भी नोट डाउन करिए, कोलुरु लेक जो इसमें सेकंड ऑप्शन आया आंध्र प्रदेश में, वन ऑफ द लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक इन इंडिया, वन ऑफ द लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक इन इंडिया। और कहाँ पे है ये? कृष्णा गोदावरी डेल्टा। अब एक मैंने जो वर्ड बोला डेल्टा क्या होता है, कल को क्वेश्चन आ सकता है, बेसिक का पार्ट है, एनसीईआरटी में दिया हुआ है कि डेल्टास क्या होते हैं, एस्चुरीज क्या होते हैं, ठीक है, पढ़ के जाइए जो भी मैं टॉपिक बता रहा हूँ। एस्चुरीज क्या होते हैं, डेल्टास क्या होता है, इस्थमस क्या होता है, स्ट्रेट क्या होता है। नाउ कोलुरु लेक बेसिकली इज द लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक इन इंडिया। नैनीताल कहाँ पे है भाई? उत्तराखंड में है। इट्स अ नेचुरल फ्रेश वाटर लेक, फ्रेश वाटर लेक है, नेचुरल फ्रेश वाटर लेक है। रेणुका हिमाचल प्रदेश में है। रेणुका बेसिकली लार्जेस्ट नेचुरल लेक इन हिमाचल प्रदेश। बेसिकली ये रेणुका है ना, गॉडेस के नाम से इसका नाम लिखा गया, नाम रखा गया रेणुका लेक का गॉडेस के नाम से, ठीक है। ये हिमाचल प्रदेश में है और ये एक लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक है। कहाँ की? हिमाचल प्रदेश की। और कोलेरू लेक जो है वो लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक है इंडिया की, ठीक है। स्टेट वाइज याद रखिएगा, सारी की सारी लेक इंपॉर्टेंट है। इसका आंसर जो है आर्टिफिशियल लेक का कोडाईकनाल लेक। कब इसको बनाई गई? 1863 में। नाउ ईयर याद करने की जरूरत नहीं है, बस मैं आपको बता रहा हूँ। नाउ 81st क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज और आर द पॉसिबल कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ हैवी सैंड माइनिंग इन रिवर बेड। भाई सैंड माइनिंग करने से क्या क्या कॉन्सिक्वेंसेज हो सकते हैं बताइए। कोई सी भी स्टैंडर्ड बुक पढ़ी होगी, वहाँ पे माइनिंग का चैप्टर दिया हुआ है, वहाँ पे पढ़ाई होगा। कॉन्सिक्वेंसेज पूछ लिए। स्टेटमेंट 1, डिक्रीज द सैलिनिटी इन द रिवर। स्टेटमेंट 2, पॉल्यूशन ऑफ ग्राउंड वाटर। स्टेटमेंट 3, लोवरिंग ऑफ द वाटर टेबल। बेसिक क्वेश्चन है, सॉल्व करने की कोशिश करिए। सैंड माइनिंग से क्या क्या कॉन्सिक्वेंसेज होंगे? देखो सैंड माइनिंग, जितने ज़्यादा सैंड माइनिंग करेंगे उससे पॉल्यूशन ऑफ द ग्राउंड वाटर तो बढ़ेगा ही, ठीक है, वो तो नेचुरल है। थर्ड स्टेटमेंट, लोवरिंग ऑफ द वाटर टेबल, ये भी नेचुरल है। लेकिन जो सैलिनिटी इन द रिवर है ना, वो बढ़ती है। जितनी ज़्यादा सैंड माइनिंग करोगे डिक्रीज नहीं होती, वो बढ़ती है। सो द आंसर इज बी, सेकंड एंड थर्ड। एक स्टेटमेंट देखिए, टर्बिडिटी जो होती है ना, टर्बिडिटी, अब टर्बिडिटी क्या होता है? ये बेसिक का पार्ट है, एनसीईआरटी में सीधा सीधा दिया हुआ है। टर्बिडिटी जो है वो इंक्रीज होती है सैंड माइनिंग से, ठीक है, सैंड माइनिंग से। ओके, 81 का आंसर है बी। नाउ 85th question, consider the following statement. The Barren Island volcano is an active volcano located in the Indian territory. Second statement, Barren Island lies about the 140 km east of Great Nicobar. Third statement, the last time the Barren Island volcano erupted was in 1991 and it has remained inactive since then. अब सब चीज़ छोड़िए, ठीक है, मेरे को आप स्टेटमेंट फर्स्ट एंड थर्ड दोबारा पढ़िए। इन्होंने बोला कि बैरन आइलैंड वॉल्केनो इज़ एन एक्टिव वॉल्केनो लोकेटेड इन द इंडियन टेरिटरी। स्टेटमेंट थर्ड में बोला द लास्ट टाइम ऑफ द बैरन आइलैंड वॉल्केनो इरप्टेड वाज इन 1991 एंड इट हैज़ रिमेन इनएक्टिव सिंस देन। आप फर्स्ट स्टेटमेंट में ये कह रहे हो कि बैरन आइलैंड जो है वो एक्टिव वॉल्केनो है, और थर्ड स्टेटमेंट में आप फिर रिपीट कर रहे हो कि वो लास्ट टाइम इरप्ट करा था 1991 में। भैया जब 1991 में वो लास्ट टाइम इरप्ट करा तो वो तो एक डॉर्मेंट वॉल्केनो हो गया, फिर तो वो एक्टिव वॉल्केनो रहेगा नहीं। या तो स्टेटमेंट 1 आपके आंसर में होगा या स्टेटमेंट थर्ड होगा, इसलिए आप डी को तो एलिमिनेट कर ही दीजिएगा। देखते इस तरीके से क्वेश्चन को अटेम्प्ट लेने की कोशिश करिएगा। काफ़ी बार स्टेट में ही कॉन्ट्राडिक्ट हो जाता है, ठीक है, एक स्टेटमेंट दूसरे स्टेटमेंट से कॉन्ट्राडिक्ट करती है, तो इस तरीके से थोड़ा ध्यान दीजिएगा। तो डी तो आप इसमें एलिमिनेट कर दोगे, या तो फर्स्ट होगा, सेकंड होगा, थर्ड होगा। नाउ अब एक चीज़ नोट डाउन करिए, बैरन आइलैंड जो है, बैरन आइलैंड, ठीक है, लोकेटेड कहाँ है? लोकेशन देखिए, ये अंडमान सी में है, ठीक है, अबाउट द 40 किलोमीटर फ्रॉम पोर्ट ब्लेयर, ठीक है, ठीक है। नाउ अब आइए स्टेटमेंट सेकंड पे, बैरन आइलैंड लाइज अबाउट द 140 किलोमीटर ईस्ट ऑफ द ग्रेट निकोबार। भैया अंडोमान अलग है, निकोबार अलग है, और बैरन आइलैंड का है अंडोमान में, ठीक है। स्टेटमेंट सेकंड एलिमिनेट करोगे, वैसे बी को निकाल दोगे। नाउ सेकंड चीज नोट डाउन करिए, बैरन आइलैंड वॉल्केनो इज द ओनली एक्टिव वॉल्केनो लोकेटेड इन द इंडियन टेरिटरी। इंडिया में खाली एक ही एक्टिव वॉल्केनो है, वो भी बैरन आइलैंड वॉल्केनो है। कहाँ पे है? अंडमान सी, ठीक है। सो द स्टेटमेंट थर्ड जो है वो भी क्या होगा? गलत होगा, क्योंकि इन्होंने बोला लास्ट टाइम जो इरप्ट हुआ वो 1991 में हुआ, नहीं 2017 में भी इसका इरप्शन हुआ था, ठीक है। सो द आंसर इज फर्स्ट, द बैरन आइलैंड वॉल्केनो इज अ एक्टिव वॉल्केनो लोकेटेड इन द इंडियन टेरिटरी, ठीक है। वहाँ पे इसने अंडमान और निकोबार वर्ड का यूज़ नहीं करा, इन्होंने बोला है इंडियन टेरिटरी में। येस, Barren Island is the only active volcano in the Indian territory. Next question, why is the plant called Prosopis zuliflora often mentioned in the news? मैंने आपको लास्ट में ही बताया,
मेंशन इन द न्यूज़, समटाइम इन द न्यूज़, इस तरीके के क्वेश्चन इन्वायरमेंट एंड साइंस एंड टेक से फ्रिक्वेंटली आते हैं। और जब हम बोलते हैं ना कि साइंस एंड टेक का जो वेटेज जो है वो ज़्यादा है करंट का, वो यही है। वो कोई भी एक पर्टिकुलर वर्ड दे देंगे, ये किससे रिलेट करता है वो बता दीजिए, ठीक है। ये बिल्कुल ही फैक्चुअल क्वेश्चन आते हैं, इसमें कोई आपका कंसेप्ट कुछ नहीं लग रहा। तो इन्होंने ये पूछ लिया, वाई इज़ अ प्लांट कॉल्ड प्रोसोपिस जुलोफ्लोरा ऑफन मेंशन इन द यूज़। Statement 1 is its extract is widely used in the cosmetic. It tends to reduce the biodiversity in the area in which it grows. C statement, its extract is used in the synthesis of pesticide. D statement, none of the above. ठीक है, ये नाम बड़ा अटपटा सा लग रहा होगा, बेसिकली ये इसका साइंटिफिक नेम है। अब मैं आपको इसको बताता हूँ, जनरली इसको कीकर नाम सुना, कीकर, उसी का नाम यही है साइंटिफिक नेम, प्रोसोपिस जूलीफ्लोरा। ठीक है, अब बताइए इसका आंसर क्या आएगा। आंसर इज बी। ना तो इसका कोई यूज्ड है कॉस्मेटिक में और ना ही इसका कोई यूज्ड है पेस्टिसाइड में। बेसिकली कीकर इज टेंड टू रिड्यूस द बायोडाइवर्सिटी इन द एरिया इन विच इट ग्रो। ठीक है, और आपको एक जनरल नॉलेज के लिए बता देता हूँ, कीकर लीफ कंटेन अ टॉक्सिक मटेरियल, ठीक है, टॉक्सिन्स। ओके, आंसर इज बी। ना ये समटाइम न्यूज़ और ये वाले प्लीज़ इनको ध्यान देते हुए चलिएगा। जब भी जैसे 2024 का आप जब पेपर दे रहे हैं, तो जब आप करंट अफेयर पढ़ रहे होंगे 2023 से लेके 2023 से और 2024 तक, ठीक है, इसमें साइंस एंड टेक में मोस्टली इस तरीके से वर्ड टर्मिनोलॉजी जो न्यूज़ में रहा है, जो इंपॉर्टेंट है, उन पे ध्यान देते हुए चलिएगा। इन्वायरमेंट में भी पूछे जाते हैं इस तरीके के क्वेश्चन। नाउ 87th क्वेश्चन, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। फर्स्ट स्टेटमेंट, मोस्ट ऑफ द वर्ल्ड कोरल रीफ। अब कोरल रीफ एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। सेकेंड इंपॉर्टेंट टॉपिक बता देता हूँ, यूटोरिफिकेशन एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, प्लीज़ इनको पढ़ के जाइएगा। थर्ड इंपॉर्टेंट टॉपिक बता देता हूँ, बायो रेमिडिएशन एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है इन्वायरमेंट का। ये जो मैंने तीनों टॉपिक बताए ना, इस बार भी देख लेना, आगे वाले समय में भी देख लेना, इन तीनों टॉपिक में से कहीं ना कहीं एक ना एक टॉपिक से क्वेश्चन आने ही आना है। ठीक है, कोरल रीफ, बायो रेमिडिएशन, यूटोरिफिकेशन। ठीक है, सबसे पहले इन टॉपिक्स को ढंग से पढ़िए और ध्यान से पढ़िए जो मैं टॉपिक बता रहा हूँ। नाउ मोस्ट ऑफ द वर्ल्ड कोरल रीफ आर इन द ट्रॉपिकल वाटर। Second statement, more than one third of the world coral reef are located in the territory of Australia, Indonesia and Philippines. Third statement, coral reef host far more number of animal phyla than those hosted by the tropical rainforest. बताइए इसका आंसर। देखिए, कोरल रीफ के बारे में थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूँ। मोस्ट ऑफ द वर्ल्ड कोरल रीफ आर लोकेटेड इन द ट्रॉपिकल जोन बिटवीन द 30 डिग्री नॉर्थ टू 30 डिग्री साउथ लैटिट्यूड। देखो, ये मैं आपको जनरल ग्लिम्स दे रहा हूँ कोरल रीफ के बारे में, लेकिन ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। जिस भी स्टैंडर्ड बुक से पढ़ रहे हैं, अगर नहीं पढ़ा है, अगर ये क्वेश्चन गलत कर रहे हैं, तो आज ही जाके कोरल रीफ का क्वेश्चन पढ़िएगा। कंडीशन क्या है कोरल रीफ की ग्रोथ के लिए, इंपॉर्टेंट है। इनको एक मॉडरेट टेम्परेचर चाहिए होता है 22 डिग्री से लेकर 30 डिग्री तक। ग्रोथ ऑफ कोरल, द डेप्थ ऑफ द वाटर शुड नॉट एक्सीड 200 मीटर। ठीक है, ज़्यादा डेप्थ का वाटर इनको नहीं चाहिए, शैलो वाटर की रिक्वायरमेंट होती है। कोरल कैन लिव ओनली इन द सलाइन वाटर, इंपॉर्टेंट है भैया, याद रखिएगा। एंड द एवरेज सैलिनिटी शुड बी द 27 to 40% फॉर देयर प्रॉपर ग्रोथ। मोर देन वन थर्ड ऑफ द वर्ल्ड कोरल रीफ आर लोकेटेड इन द टेरिटरी ऑफ ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया एंड फिलीपींस। ठीक है, एंड The coral reef are the most commonly grow in the Pacific and the Indian Ocean due to the shallow, warm and the clean water. अभी मैंने क्या बताया, shallow water चाहिए होता है, warm water चाहिए होता है, saline water चाहिए होता है for their growth. Okay, now question पे आ जाइए। Most of the world coral reef are in the tropical water. Yes. 1/3 of the world coral reef are located in the territory of the Australia, Indonesia, Philippines. अभी just बताया, coral reef host a far more number of the animal phyla than those hosted in the tropical rainforest. So the answer is D, first, second, third. First, second, third. ठीक है, now 94th question, in which one of the following state is Pikhoi Wildlife Sanctuary located? देखिए, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, नेशनल पार्क, बायोस्फीयर रिजर्व। ठीक है, आप मुझे एक क्वेश्चन बता दीजिएगा कि इंडिया में अभी प्रेजेंट कितने बायोस्फीयर रिजर्व हैं और उनमें से कितने मैप के पार्ट हैं। ठीक है, पढ़ा होगा, बेसिक का पार्ट है मैप क्या होता है, और कितने बायोस्फीयर रिजर्व में बताइएगा। वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, नेशनल पार्क, प्लीज़ इनको देख के जाइएगा। अब इन्होंने यहाँ से पूछ लिया पेखोई वाइल्ड लाइफ सेंचुरी लोकेशन कहाँ है, बता दीजिए। अभी देखो होता क्या है ना, यूपीएससी किसी भी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी या नेशनल पार्क को रैंडमली नहीं पूछ लेता,
2018 में ये नेशनल पार्क, ये वाइल्ड लाइफ सेंचुरी न्यूज़ में था, पिखुई वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। इसलिए आपसे कहते हैं ना कि करंट, देखो करंट तो एक बहुत ही ब्रॉड टॉपिक है, करंट का कोई एंड है नहीं, पढ़ते जाओ। लेकिन यूपीएससी वहीं से जा क्वेश्चन ज़्यादा पूछेगा कि वो जहाँ पे न्यूज़ में रहा है। देखो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी ये न्यूज़ में रहा था उस टाइम पे, इसलिए यहाँ से क्वेश्चन पूछ लिया गया। और हरदम मैं आपको बताऊँ, जिस ईयर आप एग्ज़ाम दे रहे हैं उस ईयर में, उससे प्रीवियस ईयर में कोई भी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी या कोई भी नेशनल पार्क अगर डेजिग्नेट किया है तो प्लीज़ उनको याद करके जाइएगा, वहाँ से क्वेश्चन आने की बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटी होती है। इसका आंसर जो है वो है अरुणाचल प्रदेश। पिखुई वाइल्ड लाइफ सेंचुरी लोकेटेड इन अरुणाचल प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, द डेफिनेशन ऑफ द क्रिटिकली वाइल्ड लाइफ हैबिटेट इज इनकॉर्पोरेटेड इन द फॉरेस्ट राइट एक्ट 2006। सेकेंड स्टेटमेंट, फॉर द फर्स्ट टाइम इन इंडिया बेगायस हैव बीन गिवन अ हैबिटेट राइट्स। Third statement, Union Ministry of Environment, Forest and Climate Change officially decided and declared the habitat right for the PGTV in any part of India। बताइए इसका आंसर। देखिए CWH क्रिटिकली वाइल्ड लाइफ हैबिटेट की जो डेफिनेशन जो है, एक बार इसको ज़रूर पढ़िएगा, शंकर से या PMF से, जहाँ से भी पढ़ रहे हो, ठीक है। इंपॉर्टेंट है, क्रिटिकली वाइल्ड लाइफ हैबिटेट इज़ इनकॉर्पोरेटेड इन द, एक और चीज़, FRA। आज ही जाके पढ़िएगा, अगर नहीं पढ़ा होगा तो। फॉरेस्ट राइट एक्ट इंपॉर्टेंट एक्ट है 2006 का, ठीक है। तो 2000 जो फॉरेस्ट राइट एक्ट के अंदर द डेफिनेशन ऑफ द क्रिटिकल वाइल्ड लाइफ हैबिटेट की दी हुई है, ठीक है। स्टेटमेंट 1 इज राइट। फॉर द फर्स्ट टाइम इन इंडिया बेगायस हैव बीन गिवन अ हैबिटेट राइट। बेसिकली बेगायस जो है ना एक ट्राइबल कम्युनिटी है, और इन्हीं को ही पहली बार जो है हैबिटेट राइट दिया गया था अंडर द फर्स्ट राइट एक्ट 2006। सो द स्टेटमेंट सेकेंड इज ऑल्सो राइट। थर्ड स्टेटमेंट पे आ जाते हैं। यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज ऑफिशियली डिसाइडेड एंड डिक्लेयर द हैबिटेट राइट फॉर द PVTG इन एनी पार्ट ऑफ इंडिया। बेसिकली ये यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज नहीं करता है, ये नोट डाउन करिए, ये यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर करता है। किस चीज़ को? टू डिक्लेयर द हैबिटेट राइट फॉर PGTV इन एनी पार्ट ऑफ इंडिया। सो द आंसर इज ए, फर्स्ट एंड सेकंड इज राइट, क्योंकि वहाँ पे जो मिनिस्ट्री जो है वो गलत दी है। इन्वायरमेंट, फॉरेस्ट, क्लाइमेट चेंज का और डिक्लेयर नहीं करते हैं, ये मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर इसको डिक्लेयर करते हैं हैबिटेट राइट, किसके? PVTG के। नाउ 99 क्वेश्चन ऑफ अवर UPSC CSE 2018 क्वेश्चन पेपर। कंसिडर द फॉलोइंग बर्ड, डस्ट ब्लोइंग, रेन, विंड ब्लोइंग, विच ऑफ द अबव स्प्रेड द प्लांट डिजीज। इसमें से भाई प्लांट डिजीज कौन करता है जरा बताइएगा। ये 4 नाम दिए, नहीं भी आता, मैं कहता हूँ इसको अपनी कॉमन सेंस से क्वेश्चन को कर लोगे कि भाई प्लांट डिजीज़ किस चीज़ से स्प्रेड होती है, बताइए। देखो बर्ड से भी होती है, डस्ट ब्लोइंग से भी होती है, रेन से भी होती है, विंड ब्लोइंग से भी होती है। आंसर इज डी, ठीक है। नाउ लास्ट क्वेश्चन ऑफ अवर UPSC CSE 2018 क्वेश्चन पेपर विद द रेफरेंस ऑफ द ऑर्गेनिक फार्मिंग। ऑर्गेनिक फार्मिंग एक बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको पढ़ के जाइएगा। ऑर्गेनिक फार्मिंग इन इंडिया, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। NPOP नेशनल प्रोग्राम फॉर ऑर्गेनिक प्रोडक्शन इज ऑपरेटेड अंडर द गाइडलाइन एंड डायरेक्शन ऑफ द यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ द रूरल डेवलपमेंट। सेकेंड स्टेटमेंट, अपेडा। देखो अपेडा एक ऑर्गेनाइजेशन है, ये अपेडा के बारे में पूरा का पूरा आज पढ़ के जाइएगा, चाहे स्टैंडर्ड बुक से पढ़िए चाहे गूगल सर्च करके पढ़िए। अपेडा एक बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है और बहुत इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन है, पढ़ के जाइएगा। अपेडा का मतलब है एग्रीकल्चर एंड प्रोसेस फूड प्रोडक्शन एक्सपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी। फंक्शन एज द सेक्रेटरीट फॉर द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द NPOP। NPOP मतलब नेशनल प्रोग्राम फॉर ऑर्गेनिक प्रोडक्शन। थर्ड स्टेटमेंट, सिक्किम हैज़ बिकम द इंडियन फर्स्ट फुल्ली ऑर्गेनिक स्टेट। बताइए आंसर, बताइए इसका। बेसिकली इसका आंसर है बी। देखिए उस टाइम पे सिक्किम जो था वो इंडिया का फर्स्ट स्टेट बना था जो फुल्ली ऑर्गेनिक स्टेट था, ठीक है। सो द आंसर इज स्टेटमेंट थर्ड इज राइट। अपेडा फंक्शन एज द सेक्रेटरी फॉर द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ NPOP। यस, फर्स्ट स्टेटमेंट इन्होंने बोला NPOP इज ऑपरेटेड अंडर द गाइडलाइन एंड डायरेक्शन ऑफ द यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट। ये जो मिनिस्ट्री दी फिर गलत दी, ये मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स करता है, ठीक है। NPOP ऑपरेटेड अंडर द गाइडलाइन एंड डायरेक्शन ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स, ठीक है, इसलिए स्टेटमेंट फर्स्ट होता है राइट। अभी आपने ये वाला क्वेश्चन देखा 100 क्वेश्चन, और अभी आपने 98 क्वेश्चन पूछा, देखा दोनों में ही मिनिस्ट्री गलत दी। यहाँ पे मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर और यहाँ पे मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स, ठीक है। तो आपने देखा कि
यूपीएससी जो है मिनिस्ट्रीज़ के साथ भी गेम खेलता है, क्योंकि आपको कहीं ना कहीं किसी भी स्टेटमेंट में अगर कहीं मिनिस्ट्री आ रही तो वहाँ पे आपको बिल्कुल अलर्ट हो जाना है। आपको बिल्कुल याद रखना है कि ये पर्टिकुलर जो गाइडलाइन या फिर कोई भी चीज़ जो है वो पर्टिकुलर मिनिस्ट्री जो इन्होंने दिया है कि वो राइट है कि रॉन्ग है। मोस्ट ऑफ द केसेस में मिनिस्ट्री ये लोग गलत ही देते हैं, ठीक है। मैं ये नहीं कह रहा हरदम, ऐसा अपने माइंड में सेट करके मत जाइएगा मिनिस्ट्री अगर किसी स्टेटमेंट में आ गई तो वो मिनिस्ट्री तो गलत ही है, वो स्टेटमेंट गलत ही होगा, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। आपको अपनी देखो होता क्या है ना कि सारा जो गेम जो है वो नॉलेज का है, ठीक है, नॉलेज का है। सबसे पहले अपनी नॉलेज को यूज़ करना है और उसके बाद अपने गैस वर्क्स को और इंट्यूजन को यूज़ करना होता है, ठीक है। सबसे पहले अपने गैस वर्क पे और जो एलिमिनेशन टेक्निक्स वगैरह हैं इन सब पे मूव मत किया करो, पहले अपने नॉलेज पे काम करो और उसके बाद फिर इन चीज़ों का यूज़ किया करो, ठीक है। सो द आंसर इज़ बी, किसका 100th क्वेश्चन का। ये किस मिनिस्ट्री के अंदर है? मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स के अंदर है, मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट के अंदर नहीं है। नाउ 2019 के क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन जो 2019 में पूछा गया वो पूछा गया 18th क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग नेशनल पार्क लाइज कंप्लीटली इन द टेम्परेट अल्पाइन जोन। देखो बायोम्स आपका एक टॉपिक है, जितने भी बायोम्स हैं, टाइप्स ऑफ बायोम्स जो हैं, प्लीज़ इनको पढ़ के जाइएगा। यहाँ से 1 से 2 क्वेश्चन बनता ही बनता है, प्लीज़ इनको स्किप मत करिएगा। और आपको मैं बता देता हूँ यहाँ पे स्टूडेंट को जो मोस्टली जो दिक्कत आती है वो क्या आती है कि बायोम्स में जो है ना फैक्ट्स बहुत है, चीज़ें याद रखने की चीज़ें बहुत है और वो रखनी पड़ेगी अगर पेपर को क्वालिफाई करना है, तो इसमें कोई इफ एंड बट नहीं है, ठीक है। अब इन्होंने पूछा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग नेशनल पार्क लाइज कम्प्लीटली इन द टेम्परेट अल्पाइन जोन। मानस नेशनल पार्क, नमदप्पा नेशनल पार्क, नेरोर वैली नेशनल पार्क, वैली ऑफ फ्लावर नेशनल पार्क, ठीक है। एक चीज़ नोट डाउन करिएगा, मानस नेशनल पार्क जो है बेसिकली वो असम में है, इनको नोट डाउन करिएगा। और ये यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट का भी पार्ट है। नमदप्पा नेशनल पार्क जो है बेसिकली अरुणाचल प्रदेश में है। न्योरा वैली नेशनल पार्क जो है वो वेस्ट बंगाल में है। वैली ऑफ फ्लावर नेशनल पार्क जो है वो बेसिकली उत्तराखंड में है, ठीक है। और आपको मैं बता दूं वैली ऑफ फ्लावर नेशनल पार्क जो है वो कम्प्लीटली इन द टेम्परेट अल्पाइन जोन। सो द आंसर इज डी। मानस कहाँ है? असम में। नमदप्पा नेशनल पार्क कहाँ है? अरुणाचल प्रदेश में। न्योरा वैली नेशनल पार्क कहाँ है? वेस्ट बंगाल में। वैली ऑफ फ्लावर नेशनल पार्क कहाँ है? उत्तराखंड में, ठीक है। आंसर क्या है इसका? डी। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। एशियाटिक लॉयन इज नेचुरली फाउंड इन इंडिया ओनली। डबल हम्प्ड कैमल इज नेचुरली फाउंड इन इंडिया ओनली। वन हॉर्न राइनोज इज नेचुरली फाउंड इन इंडिया ओनली। प्लीज सॉल्व इट। सॉल्व करने की कोशिश करिए इसको। आपको मैं बता देता हूँ कि एशियाटिक जो लॉयन जो हैं वो स्लाइटली स्मॉलर होते हैं अफ्रीकन लॉयन से, ठीक है। और सेकंड थिंग इज़ दैट कि एशियाटिक लॉयन आर नेचुरली फाउंड इन इंडिया इन गिर नेशनल पार्क, गिर नेशनल पार्क, ठीक है। स्टेटमेंट 1 तो है राइट। सेकंड स्टेटमेंट पे आते हैं। डबल हम्प्ड कैमल इज नेचुरली फाउंड इन इंडिया ओनली। नो, डबल हम्प्ड कैमल इज नेचुरली और इट अ नेटिव ऑफ गोबी डेजर्ट, ठीक है। जो डबल हम्प्ड कैमल जो है वो कहाँ का नेटिव है भाई? गोबी डेजर्ट का। आपके लिए क्वेश्चन है, मुझे गोबी डेजर्ट बताइए कहाँ पे लाई करता है, इसकी लोकेशन मुझे कमेंट में बताइएगा कि भाई गोबी डेजर्ट जो है किस लोकेशन पे है, ठीक है। तो डबल हम्प्ड कैमल जो है इज़ अ नेटिव ऑफ गोबी डेजर्ट एंड इट्स आल्सो फाउंड इन मंगोलिया, इंडिया। इंडिया में बेसिकली ये जो डबल हम्प्ड कैमल जो है वो लद्दाख रीजन में मिलता है, ठीक है ना। मंगोलिया में भी मिलता है, इंडिया में भी मिलता है, इंडिया में लद्दाख रीजन में मिलता है, चाइना, कजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान, ठीक है। यहाँ पे डबल हम्प्ड कैमल मिलते हैं। ऐसा नहीं है कि इंडिया में मिलते हैं, इंडिया में लद्दाख रीजन में मिलते हैं। वन हॉर्न राइनो इज़ नेचुरली फाउंड इन इंडिया ओनली। नो, वन हैंड राइनो जो है साउथर्न नेपाल में भी मिलता है, ठीक है। बट द एशियाटिक लॉयन इज नेचुरली फाउंड इन इंडिया ओनली, येस, इन गिर नेशनल पार्क, ठीक है। सो द आंसर इज ए। नाउ विच ऑफ द फॉलोइंग आर द अगस्त्यमला बायोस्फीयर रिजर्व। देखो बायोस्फीयर रिजर्व पे फिर क्वेश्चन, मैं कह रहा हूँ बायोस्फीयर रिजर्व इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट है। बताइए विच ऑफ द फॉलोइंग आर इन अगस्त्यमल्य बायोस्फीयर रिजर्व। बेसिकली अगस्त्यमल्य बायोस्फीयर रिजर्व इज स्प्रेड अक्रॉस द केरला एंड तमिलनाडु। हर बायोस्फीयर रिजर्व की, हर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी की, हर नेशनल पार्क की लोकेशन आपको पता होनी चाहिए, ठीक है।
अब इसने पूछा कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर इन अगस्त मल्ल बायोस्फीयर रिजर्व। ऑफ स्टेटमेंट वन इज नेयार वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, पीपरा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, सिंदरने वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, कालाकाद मुदंथरई टाइगर रिजर्व। बी स्टेटमेंट मधुमलई वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, सत्यमंगलम वाइल्ड लाइफ सेंचुरी एंड साइलेंट वैली नेशनल पार्क। सी स्टेटमेंट कुंदनिया वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, गुडला ब्रह्मस्वान वाइल्ड लाइफ सेंचुरी एंड पेपिकोंडा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी एंड मुकुर्ती नेशनल पार्क। डी स्टेटमेंट कावल एंड श्री वेंकटेश्वर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी एंड नागार्जुन सीसरकलम टाइगर रिजर्व। अब देखिए जितने भी यहाँ पे नाम आए कम से कम भी नहीं तो 10 से 15 यहाँ पे वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और नेशनल पार्क के नेम दिए इन्होंने ऑप्शंस में ही, ठीक है। सब की आज के आज जाके इन सब की लोकेशन नोट डाउन करिएगा। डायरेक्ट लोकेशन पे क्वेश्चन आते हैं, एक साइड लोकेशन नाम दिए होंगे वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और नेशनल पार्क के और दूसरी तरफ इनके स्टेट वाइज लोकेशन दी होगी। इस तरीके के क्वेश्चन यूपीएससी फ्रीक्वेंटली फ्रेम करता है। जितने भी इन्होंने 10-15 नाम यहाँ पे टाइगर रिजर्व वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के दिए और नेशनल पार्क के दिए, सबकी लोकेशन आज के आज जाके देखिएगा। अभी मुझे बताइए अगस्त मल्ल बायोस्फीयर रिजर्व के अंदर कौन कौन से टाइगर रिजर्व या नेशनल पार्क या वाइल्ड लाइफ सेंचुरी आते हैं, बताइए। और अगस्त मल्ल बायोस्फीयर रिजर्व के जो स्प्रेड अक्रॉस द केरला एंड तमिलनाडु, इसका आंसर है बेसिकली ए नेयार वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, पीपरा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, संदुरने वाइल्ड लाइफ सेंचुरी एंड कालाकंद मुदंथुरई टाइगर रिजर्व जो है वो अगस्त मल्ल बायोस्फीयर रिजर्व के अंडर आते हैं। ओके, आंसर इज ए। नेक्स्ट क्वेश्चन 28th क्वेश्चन, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, सम स्पीसीज ऑफ टर्टल आर हार्बीवोरस, सम स्पीसीज ऑफ फिश आर हार्बीवोरस। नेक्स्ट स्टेटमेंट, सम स्पीसीज ऑफ मराइन मैमल्स आर हार्बीवोरस, सम स्पीसीज ऑफ स्नेक आर विविपेरस। देखिए मैं इस क्वेश्चन में समझता हूँ कि भाई किसी स्टूडेंट को कुछ नहीं पता, ठीक है। इसको एक कॉमन सेंस से इस क्वेश्चन को इजीली सॉल्व कर लोगे। इन्होंने हर स्टेटमेंट के आगे सम वर्ड यूज़ किया है, देखोगे तो ज़रा, ठीक है, ठीक है। अब थोड़ा सा अपना दिमाग लगाओ कि टर्टल की जितनी भी स्पीसीज़ हैं, चाहे वो 1000, 2000, 3000, 5000, 10,000, उसमें से क्या कुछ स्पीसीज़ हार्बीवोरस नहीं हो सकती क्या? बिल्कुल हो सकती है। फिश की जितनी भी स्पीसीज़ है, क्या कुछ स्पीसीज़ हार्बीवोरस नहीं हो सकती क्या? बिल्कुल हो सकती हैं। वैसे ही मराइन मैमल्स की हो सकती है। कुछ स्पीसीज स्नेक्स की क्या विविपेरस नहीं हो सकते क्या? हो सकते हैं। कंक्लूजन मेरा ये है यहाँ पे कहने का कि अगर कभी भी आपको किसी क्वेश्चन में कुछ अता पता नहीं है और उस क्वेश्चन में अगर कोई जर्नलिस्टिक स्टेटमेंट दी हुई है, ठीक है, जर्नलिस्टिक स्टेटमेंट अगर दी हुई है, वो मोस्टली क्या होती है? राइट होती है, वो राइट स्टेटमेंट होती है, ठीक है। अगर किसी भी स्टेटमेंट में अगर कोई एक्सट्रीम स्टेटमेंट दी होती है तो मोस्टली टाइम क्या होती है? वो स्टेटमेंट रॉन्ग होती है। ये दो चीज़ को दिमाग में बैठा के रखिएगा। अगर यूपीएससी के सीएससी पेपर में, देखो मैं हर बार आपसे कहता हूँ सबसे पहले अपने नॉलेज पे काम करा करो। अगर नॉलेज पे से नहीं क्वेश्चन सॉल्व हो रहा तो फिर अपने दिमाग, अपने कॉमन सेंस और थोड़े इंट्यूजन का और गैस वर्क के साथ काम करना पड़ेगा, तभी पेपर निकलेगा, ठीक है। अगर ये क्वेश्चन नहीं आता किसी स्टूडेंट को तो ये सारी की सारी एक जर्नलिस्टिक स्टेटमेंट है, तो मोस्ट पॉसिबिलिटी ये बनती है कि सारी की सारी स्टेटमेंट्स राइट है। तो इसका आंसर भी क्या है? डी है। आंसर 28 का डी है, सारी की सारी स्टेटमेंट राइट है। अगर कहीं भी कोई एक्सट्रीम स्टेटमेंट होती है वो मोस्टली टाइम क्या होती है? रॉन्ग होती है। मैं हरदम नहीं बोल रहा, कहीं भी एक्सट्रीम स्टेटमेंट देखी और रॉन्ग कर आओगे, सही बता रहा हूँ, बहुत बड़ा ब्लंडर हो जाएगा, बाद में पता लगेगा तो गलत है। गलत नहीं है, सही चीज़ है वो, लेकिन आपको वो चीज़ें यूज़ करना नहीं आती कि चीज़ों को यूज़ किया कैसे किया जाता है, ठीक है। इसलिए मैं हरदम कहता हूँ, जैसे मॉक के बारे में कहता हूँ, मॉक का यूज़ करना सीखिए। क्वेश्चन पेपर में क्वेश्चंस को सॉल्व कैसे करते हैं उसको सीखिए। जो कि मैं बता रहा हूँ या कोई और बता रहे हो उसको रटिए मत कि उन्होंने तो कह दिया जी एक्सट्रीम जहाँ भी स्टेटमेंट होगी वो रॉन्ग होगी। नहीं, ऐसा नहीं है। मोस्टली टाइम वो रॉन्ग होती है। अगर नॉलेज कह रही है कि वो स्टेटमेंट राइट है और वो एक्सट्रीम स्टेटमेंट है, चाहे वो नॉलेज बता रही है कि वो राइट है, तो राइट है वो, ठीक है। सबसे पहले अपने नॉलेज पे बिलीव करना है, उसके बाद अगर क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो पा रहा है तो फिर आपको अपने कॉमन सेंस इंट्यूजन के साथ आपको काम करना पड़ेगा, गैस वर्क के साथ काम करना पड़ेगा, ठीक है। इसका आंसर है डी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। वाइल्ड लाइफ दिया है एक तरफ और एक तरफ अपन को दिया है उनके नेचुरली फाउंड इन, मतलब कहाँ पे वो फाउंड होती हैं। ब्लू फिन्ड मैशीर कावेरी रिवर में मिलती है क्या भाई? इरवडी डॉल्फिन चंबल रिवर में मिलती है क्या? रस्टी स्पॉटेड कैट ईस्टर्न घाट्स में मिलते हैं क्या? बताइए भाई। देखिए ब्लू फिन्ड मैशीर बेसिकली कुछ नहीं है, फिश है ये, ठीक है। और मैंने आपको बताया कि स्पीसीज़ का जो इम्पोर्टेंट स्पीसीज़ जो है उनका हैबिटेट प्लीज़ याद रखिए, इम्पॉर्टेंट है। और ये इरवडी डॉल्फिन जो है ना, अगर किसी ने ये क्वेश्चन गलत किया तो आज डॉल्फिन वाला जो टॉपिक जो है, टाइप्स ऑफ डॉल्फिन, उनका हैबिटेट
वगैरह सब आज जाके पढ़िएगा, क्योंकि डॉल्फिन से फ्रिक्वेंटली क्वेश्चन पूछे जाते हैं। बेसिकली ये इरवडी डॉल्फिन जो है, इसका IUCN स्टेटस लिख लीजिए, ये इंडेंजर्ड है, ठीक है, इंडेंजर्ड स्पीसीज है। बताइए इसका आंसर, किसी को पता है तो भाई कोशिश करिए। इसका आंसर है सी, ब्लू फिन्ड मेशी कावेरी रिवर में मिलती है जी। रस्टेड स्पॉटेड कैट ईस्टर्न घाट में मिलता है, लेकिन इरवडी डॉल्फिन जो है वो चंबल रिवर में नहीं मिलती, बेसिकली वो चिलिका लेक में मिलती है। और आपके लिए क्वेश्चन है, बहुत जनरल क्वेश्चन है, सबको पता ही होगा कि चिलिका लेक किस स्टेट में मिलती है, ये मुझे आप कमेंट में आंसर दीजिएगा। चिलिका स्टेट कहाँ मिलती है? और इरवडी डॉल्फिन ऐसा नहीं है कि इंडिया में ही मिलती है, ये बेसिकली म्यांमार और इंडोनेशिया में भी मिलता है इरवडी डॉल्फिन। और डॉल्फिन बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, प्लीज़ आज जाके पढ़िएगा अगर किसी भी स्टूडेंट का आंसर ही गलत हुआ है। सो द आंसर इज फर्स्ट एंड थर्ड, ठीक है। सेकंड स्टेटमेंट जो है वो सेकंड जो है इरवडी डॉल्फिन वो रॉन्ग है, वो चंबल रिवर में नहीं मिलती, वो चिलिका लेक में मिलती है। और ये आपके लिए क्वेश्चन है, चिलिका लेक की लोकेशन मुझे बताइएगा कमेंट में किस स्टेट में मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वाई इज देयर अ ग्रेट कंसर्न अबाउट द माइक्रोबीड्स दैट इज रिलीज इन टू द एनवायरमेंट? भाई माइक्रोबीड्स से के कंसर्न पूछे हैं, ठीक है, सॉल्व करने की कोशिश करिएगा। स्टेटमेंट 1 है, दे आर कंसिडर द हार्मफुल टू अ मराइन इकोसिस्टम। बी है, दे आर कंसिडर टू कॉज अ स्किन कैंसर टू इन चाइल्ड। सी है, दे आर स्मॉल इनफ टू बी ऑब्जर्व बाय अ क्रॉप प्लांट इन इरीगेशन फील्ड। डी है, दे आर ऑफन फाउंड टू बी यूज्ड एज अ फूड अडल्ट्रेशन। थोड़ा सा भी दिमाग लगाओगे ना तो स्टेटमेंट बी को और डी को एलिमिनेट कर दोगे। माइक्रोबीड्स पता है, नहीं पता तो मैं एक छोटी सी डेफिनेशन बता देता हूँ माइक्रोबीड्स क्या होती है, नोट डाउन भी कर लीजिए चाहे। बेसिकली माइक्रोबीड्स आर मैन्युफैक्चर सॉलिड प्लास्टिक पार्टिकल्स ऑफ लेस देन 1 मिलीमीटर डायमेंशन, ठीक है। माइक्रोबीड्स आर मैन्युफैक्चर सॉलिड प्लास्टिक पार्टिकल्स ऑफ लेस देन 1 मिलीमीटर डायमेंशन। बताइए, देखिए मैंने आपको बताया कि बी एंड डी आप इसको एलिमिनेट कर देंगे, क्योंकि माइक्रोबीड का स्किन कैंसर से कोई लेना देना नहीं है, वो भी इन्होंने पर्टिकुलरली चिल्ड्रन ने वो बोला, ठीक है। इसलिए मैं कहता हूँ कि जब एक्सट्रीम मतलब पर्टिकुलरली क्यों भाई, अगर कोई स्किन कैंसर होगा माइक्रोबीड से तो वो चिल्ड्रन में तो नहीं होगा, वो तो वे सब में ही होगा। तो ये देखिए ना आप कितना एक्सट्रीम वर्ड इन्होंने कि चिल्ड्रन में, तो इसको तो वैसे ही एलिमिनेट कर दोगे। देखो माइक्रोबीड्स का फूड अडल्ट्रेशन से कोई मतलब नहीं है, फूड अडल्ट्रेंट से कोई मतलब नहीं है। आपको कन्फ्यूज़न हुआ होगा अगर किसी ने इसको अटेम्प्ट लेने की कोशिश की है ए एंड सी में। दे आर स्मॉल इनफ टू बी ऑब्जर्व बाय द क्रॉप प्लांट इन इरीगेशन फील्ड एंड दे आर कंसिडर टू हार्मफुल टू द मराइन इकोसिस्टम। आंसर है इसका ए, माइक्रोबीड्स आर बेसिकली हार्मफुल टू मराइन इकोसिस्टम। ओके, नाउ 32 क्वेश्चन, फॉर द मेजरमेंट और एस्टिमेशन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग आर सैटेलाइट इमेज रिमोट सेंसिंग डाटा यूज। भाई सैटेलाइट से हम कौन कौन सी चीज़ों का मेजरमेंट एस्टिमेट कर सकते हैं गिवन स्टेटमेंट में से? क्या हम सैटेलाइट इमेज से और रिमोट सेंसिंग डाटा से क्लोरोफिल कंटेंट इन द वेजिटेशन और स्पेसिफिक लोकेशन देख सकते हैं क्या? ग्रीन हाउस गैस इमिशन फ्रॉम द राइस पैडीज ऑफ द स्पेसिफिक लोकेशन पे देख सकते हैं क्या? सैटेलाइट इमेज एंड रिमोट सेंसिंग डाटा की यूज़ करके लैंड सरफेस टेम्परेचर ऑफ द स्पेसिफिक लोकेशन का पता लगा सकते हैं क्या फॉर बाय द सैटेलाइट इमेज और रिमोट सेंसिंग डाटा के से? बताइए इसका आंसर, थोड़ा सा दिमाग लगाइए, इजीली कर लोगे। इसका आंसर है डी। हम जो है सैटेलाइट इमेज और रिमोट सेंसिंग डाटा से क्लोरोफिल कंटेंट भी देख सकते हैं, हम ग्रीन हाउस गैस इमिशन भी देख सकते हैं बट स्पेसिफिक लोकेशन पे, और लैंड सरफेस टेम्परेचर भी पता लगा सकते हैं एक स्पेसिफिक लोकेशन का। सो द आंसर इज डी, ऑल स्टेटमेंट आर राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेट छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र एंड ओडिशा with the reference to the state mentioned above in term of percentage of forest cover to the total area of the state, which one of the following is a correct to the ascending order? ascending order में बता रहा है भाई फॉरेस्ट कवर एरिया को। देखिए इंडियन फॉरेस्ट रिपोर्ट आती है, वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रिपोर्ट है, प्लीज़ इसको ज़रूर पढ़ के जाइएगा। और जिस साल आपका पेपर है उसकी प्रीवियस रिपोर्ट, बेसिकली ये जो इंडियन फॉरेस्ट रिपोर्ट जो है वो हर 2 साल में आती है, ठीक है ना। तो जिस साल आप पेपर दे रहे हैं तो उसकी जो लेटेस्ट रिपोर्ट जो है वो प्लीज़ पढ़ के जाइएगा। और इसमें आपको क्या पढ़ना होता है कुछ मैं बता देता हूँ। मान लीजिए कितना ट्री कवर है, कितना फॉरेस्ट कवर है, कितना कैनोपी कवर है, कितना बैम्बू एरिया कवर है, कितना मैंग्रोव एरिया कवर है, ठीक है, और भी काफ़ी कुछ होता है। तो प्लीज़ इन सबको पढ़ के जाइएगा। किस स्टेट में सबसे ज़्यादा फॉरेस्ट एरिया कवर है, किस स्टेट में सबसे ज़्यादा ट्री कवर एरिया, देख लिए क्वेश्चन पूछ लिया। और यहाँ से क्वेश्चन पूछने की प्रॉबिलिटी बनी रहती है। तो प्लीज़ इंडियन फॉरेस्ट रिपोर्ट को पढ़ के जाइएगा। बताइए अब इसका क्वेश्चन में पूछा विद द रेफरेंस ऑफ द स्टेट मेंशन अबव इन टर्म ऑफ परसेंटेज ऑफ फॉरेस्ट कवर
टू द टोटल एरिया ऑफ द स्टेट, उसको असेंडिंग ऑर्डर में लगा दीजिए। इसका आंसर है सी। सबसे पहले है जी महाराष्ट्र, देन है आपका मध्य प्रदेश, देन है आपका उड़ीसा, देन है आपका छत्तीसगढ़। इंडियन फॉरेस्ट रिपोर्ट प्लीज़ पढ़िए के जाइएगा, बहुत इंपॉर्टेंट रिपोर्ट है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट अबाउट द डिपॉजिट ऑफ द मीथेन हाइड्रेट। बताइए भाई, मीथेन हाइड्रेट से क्वेश्चन आया है। नाउ स्टेटमेंट 1 है ग्लोबल वार्मिंग माइट ट्रिगर द रिलीज ऑफ द मीथेन गैस फ्रॉम दीज डिपॉजिट। सेकेंड स्टेटमेंट है लार्ज डिपॉजिट ऑफ द मीथेन हाइड्रेट आर फाउंड इन द आर्टिक तुंद्रा एंड अंडर द सी फ्लोर। थर्ड स्टेटमेंट है मीथेन इन एटमॉस्फेयर ऑक्सीडाइज टू कार्बन डाइऑक्साइड आफ्टर अ डेकेड और 2। बताइए जरा इसका आंसर। देखिए भाई, मीथेन एक जीएचजी है, पता ही है, ठीक है। इससे जो है ग्लोबल वार्मिंग जो है वो तो बढ़ेगी बढ़ेगी अगर मीथेन हाइड्रेट से मीथेन गैस रिलीज हो रही है तो, ठीक है। तो स्टेटमेंट 1 तो राइट होगा, तो बी को तो कर दिया एलिमिनेट। अब आता है सेकंड एंड थर्ड की बात, ठीक है। अब आती है आपकी नॉलेज की बात। थर्ड स्टेटमेंट पे आता हूँ मैं, मीथेन इज इन एटमॉस्फेयर ऑक्सीडाइज टू कार्बन डाइऑक्साइड आफ्टर अ डेकेड और 2। यस, ठीक है, यस। सो द स्टेटमेंट 1 इज ऑल्सो एलिमिनेट, या तो सी होगा या डी होगा आंसर, ठीक है। द लार्जेस्ट डिपॉजिट ऑफ द मीथेन हाइड्रेट आर फाउंड इन द आर्टिक तुंद्रा एंड अंडर द सी फ्लोर। यस, जो लार्जेस्ट डिपॉजिट जो है वो आर्टिक टुंड्रा और अंडर द सी फ्लोर में मिलता है। इसके अलावा भी लिख लीजिए, तीन लार्जेस्ट डिपॉजिट और मीथेन हाइड्रेट के, वो हैं आपके सेडिमेंट्री डिपॉजिट अलोंग द कॉन्टिनेंटल मार्जिन। अब देखिए कॉन्टिनेंटल मार्जिन जो है ना वो ज्योग्राफी का स्टैटिक का पार्ट और एनसीईआरटी में दिया हुआ है कि कॉन्टिनेंटल मार्जिन क्या होते हैं, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। सेकंड जगह जो मीथेन हाइड्रेट मिलता है वो मिलता है डीप वाटर सेडिमेंट्री ऑफ आइलैंड, लेक एंड सी। और थर्ड जो लार्जेस्ट डिपॉजिट जो है मीथेन हाइड्रेट का वो है अंडर द एंटार्क्टिक सी, ठीक है। सो द स्टेटमेंट all 3 are right, so the answer is D, first, second and third. Okay, now 35th question of our UPSC 2019 question paper. Consider the following। 4 गैस के नाम दिए, कार्बन मोनोऑक्साइड, मीथेन, ओजोन, सल्फर डाइऑक्साइड। विच ऑफ द अबव आर रिलीज इनटू एटमॉस्फेयर ड्यू टू द बर्निंग ऑफ क्रॉप एंड बायोमास रेजिड्यू। भाई क्रॉप या और रेजिड्यू को जलाने से कौन कौन सी गैसेज रिलीज होती है, सिंपल सा क्वेश्चन ये पूछा गया है, ठीक है। मैं ये समझ के चलता हूँ कि ये क्वेश्चन किसी भी स्टूडेंट को नहीं आता, उनको नहीं पता कि भाई बायोमास के जलने से कौन कौन सी गैसें रिलीज़ होती हैं, ठीक है। लेकिन एक कॉमन सेंस लगाइए कि कोई भी क्रॉप या बायोमास को आप बर्न कर रहे हो तो कुछ ना किसी ना अमाउंट में तो कार्बन मोनोऑक्साइड भी रिलीज़ होगा, मीथेन भी होगा, ओजोन भी होगा, सल्फर डाइऑक्साइड भी होगा। इन्होंने एक सर्टेन परसेंटेज तो नहीं दिया कि इस परसेंटेज में ये गैस रिलीज़ होगी, ठीक है। एक जर्नलिस्टिक पॉइंट दिया है ना भाई, कि मैं कहता हूँ कि बायोमास रेजिड्यू को जलाने से कार्बन मोनोऑक्साइड भी निकलेगा, कुछ अमाउंट में तो निकलेगा, चाहे वो 0.0001% में निकले, कुछ तो निकलेगा। मीथेन भी रिलीज़ होगा, ओजोन भी होगा, सल्फर डाइऑक्साइड भी होगा। आंसर होगा डी। मैं आपको ये चीज़ इसलिए बता के चल रहा हूँ, अगर किसी क्वेश्चन में कुछ अता पता नहीं है, नहीं आता है, तो थोड़ा सा रुकिए, थोड़ा सा इस पर सोचिए, थोड़ा सा अपना कॉमन सेंस पे काम करिए, और जिस तरीके से मैं आपको बता रहा हूँ क्वेश्चन को सॉल्व करना, उस तरीके से वहाँ पे एक्चुअल एग्जाम हॉल में थोड़ा सा सोच के देखिएगा, ठीक है। तो इस तरीके से जब आप क्वेश्चन को अटेम्प्ट लेना सीखोगे तो आप डेफिनेटली प्रीलिम्स को क्वालिफाई कर ही जाओगे। इन्होंने सिंपल से एक पूछा कि विच ऑफ द अबव आर रिलीज इनटू द एटमॉस्फेयर ड्यू टू द बर्निंग ऑफ द बायोमास रेजिड्यू, ठीक है। कोई सर्टेन अमाउंट तो दिया नहीं इन्होंने, एक सिंपल सी इन्होंने 4 गैस डाल दी और वो पूछ लिया, तो किसी ना अमाउंट में तो चारों की चारों गैस रिलीज हो ही रही होंगी ना। सो द आंसर इज 4 डी। 39 क्वेश्चन, इन इंडिया द यूज ऑफ द कार्बोफ्यूरेन, मिथाइल पैराथियोन, फोरेट and trizophos is viewed with apprehension these chemical are used in। भाई ये जो 4 भारी भरकम से नाम दिए हैं, इनको पूछा है कि ये जो केमिकल जो हैं वो कहाँ पे यूज़ होते हैं, क्या वो पेस्टिसाइड इन एग्रीकल्चर में होते हैं, क्या ये प्रिजर्वेशन ऑफ प्रोसेस फूड में होते हैं, चाहे वो फूड राइपिंग एजेंट में होते हैं, चाहे मॉइस्चर एजेंट इन कॉस्मेटिक, ठीक है। फिर भी मैं समझता हूँ कि ये क्वेश्चन किसी को नहीं आता, फिर भी इस क्वेश्चन को आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं। आप देखिए नाम देखिए इनके, कार्बोफ्यूरेन, मिथाइल पैराथियोन, फोरेट, ट्राइजोफोस, ये कोई ऐसे तो केमिकल नहीं लग रहे कि हम इनसे फूड को प्रिजर्व करेंगे, ठीक है। बी को तो एलिमिनेट कर दोगे, ये कोई फूड रैपिंग एजेंट भी नहीं लग रहे, और ना ही ये ऐसे कोई केमिकल लग रहे कि जिनको हम कॉस्मेटिक में यूज़ करें। बेसिकली ये जो है वो एक पेस्टिसाइड इन एग्रीकल्चर है। और ये क्वेश्चन पता है क्यों पूछा गया,
ये क्वेश्चन इसलिए पूछा गया क्योंकि ये जो केमिकल जो हैं ये गवर्नमेंट ने बैन किए थे 2019 में फॉर द यूज़ ऑफ दिस केमिकल इन देयर एग्रीकल्चर पेस्टिसाइड, और गवर्नमेंट ने कुछ रिकमेंडेड केमिकल दिए थे कि आप इनका यूज़ करिए पेस्टिसाइड्स में, इसलिए क्वेश्चन पूछा था। ये क्वेश्चन एक्चुअली करंट का क्वेश्चन है, ठीक है। समझ आया क्वेश्चन करंट से कहाँ से बन रहे हैं, किस तरीके से बन रहे हैं, चीज़ें समझ आ रही होंगी धीरे धीरे जैसे जैसे क्वेश्चन अपन सॉल्व करते जा रहे हैं ईयर बाय ईयर सब्जेक्ट वाइज, ठीक है ना। 40th क्वेश्चन ऑफ अवर यूपीएससी सीएससी 2019 क्वेश्चन पेपर, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अंडर द रामसर कन्वेंशन इट इज़ मैंडेटरी ऑन द पार्ट ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टू प्रोटेक्ट एंड कंजर्व ऑल द वेटलैंड इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया। सबसे पहले तो क्वेश्चन को साइड करिए, रामसर कन्वेंशन बहुत ही इंपॉर्टेंट कन्वेंशन है, ठीक है, और वेटलैंड वाला जो टॉपिक जो है वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। वेटलैंड का इतना ज़्यादा टाइप्स ऑफ वेटलैंड देख के जाइएगा, वेटलैंड बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, हर अल्टरनेटिव ईयर में या फिर हर सेम ईयर में 1 से 2 क्वेश्चन बनते ही बनते हैं। सेकंड स्टेटमेंट है द वेटलैंड रूल 2010 वर फ्रेम बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बेस्ड ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द रामसर कन्वेंशन। थर्ड स्टेटमेंट है द वेटलैंड रूल 2010 ऑल्सो इनकम्पास द ड्रेनेज एरिया और कैचमेंट रीजन ऑफ द वेटलैंड एज डिटरमाइंड बाय द अथॉरिटी। बताइए भाई इसका आंसर फर्स्ट सेकंड सेकंड थर्ड थर्ड या फर्स्ट सेकंड थर्ड। क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करिए, और क्वेश्चन सॉल्व करने के साथ साथ अगर किसी को ये क्वेश्चन गलत हो रहा है तो प्लीज़ आज रामसर कन्वेंशन और वेटलैंड वाला टॉपिक पढ़िएगा। रामसर कन्वेंशन जो है वो 1971 में जो है साइन हुआ था। बेसिकली रामसर क्या है ना, वो एक सिटी है, ईरानियन सिटी है ये, ठीक है, वहाँ पे साइन हुआ था, ठीक है। बताइए अब इसका आंसर, कोशिश करिए सॉल्व करने की प्लीज़। इसका आंसर है सी। द वेटलैंड रूल 2010 ऑल्सो encompasses द ड्रेनेज एरिया और कैचमेंट रीजन ऑफ द वेटलैंड एज डिटरमाइंड बाय द अथॉरिटी। यस, ठीक है। फर्स्ट स्टेटमेंट क्यों गलत है सुनिए, अंडर द रामसर कन्वेंशन इट इज़ मैंडेटरी ऑन द पार्ट ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टू प्रोटेक्ट एंड कंजर्व ऑल द वेटलैंड इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया। देखिए रामसर कन्वेंशन में ये सारी बातें कही गई, लेकिन ये मैंडेटरी नहीं था, ठीक है ना, ये मैंडेटरी नहीं है, ओके, इसलिए एक स्टेटमेंट होता है गलत। सेकंड स्टेटमेंट देखिए, द वेटलैंड रूल 2010 वर फ्रेम बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बेस्ड ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द रामसर कन्वेंशन। देखिए वेटलैंड रूल 2010 जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ये फ्रेम करे अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज, बट ये रिकमेंडेशन नहीं दी थी रामसर कन्वेंशन ने। इट इज़ नॉट बेस्ड ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द रामसर कन्वेंशन, दैट्स वाई द स्टेटमेंट सेकंड इज ऑल्सो रॉन्ग, ठीक है। एक छोटी सी मैं डेफिनेशन लिखवा रहा हूँ वेटलैंड की, थोड़ा सा ग्लिम्स दे रहा हूँ, ठीक है, लेकिन ये टॉपिक को डीपली पढ़ना है, अच्छे से पढ़ना है। वेटलैंड रेफर टू द ट्रांजिशन एरिया बिटवीन द टेरिस्टेरियल एंड एक्वेटिक इकोसिस्टम। रिपीट कर रहा हूँ, वेटलैंड रेफर टू द ट्रांजिशन एरिया बिटवीन द टेरिस्टेरियल एंड एक्वेटिक इकोसिस्टम, ओके। नाउ 41 क्वेश्चन, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, एग्रीकल्चर सॉइल रिलीज द नाइट्रोजन ऑक्साइड इनटू एनवायरनमेंट, cattle release ammonia into environment, poultry industry release reactive nitrogen compound into environment। सॉल्व करने की कोशिश करिए, बताइए। ये बेसिक का क्वेश्चन है और ये स्टैंडर्ड बुक से पूछा गया क्वेश्चन है, ठीक है, बताइए। इसका आंसर है डी। देखिए एग्रीकल्चर रिलीज द नाइट्रोजन ऑक्साइड इनटू द एनवायरनमेंट, यस। एग्रीकल्चर सॉइल कंट्रीब्यूट द 70% ऑफ N2O इमिशन, ठीक है, 70% ऑफ N2O इमिशन इन एटमोसफेयर। कैटल रिलीज अमोनिया इन एनवायरनमेंट, यस। कैटल अकाउंट फॉर द 80% ऑफ द अमोनिया प्रोडक्शन, 80%, और नाइट्रोजन N2O बेसिकली 70%, और पोल्ट्री इंडस्ट्री रिलीज द रिएक्टिव नाइट्रोजन कंपाउंड इन टू द एनवायरनमेंट, यस। आंसर डी इज राइट, ऑल स्टेटमेंट आर राइट। नाउ 43rd क्वेश्चन, इन द कॉन्टेक्स्ट of proposal to the use of hydrogen enriched CNG HCNG, बेसिकली compressed natural gas जिसे CNG कहते हैं, उन्होंने HCNG गवर्नमेंट जो है प्रमोट कर रही है, हाइड्रोजन ब्लेंडेड compressed natural gas। in the context of the proposal to the use of the hydrogen HCNG as a fuel for buses in the public transport, consider the following statement। बताइए इसका आंसर, सॉल्व करने की कोशिश करिएगा। स्टेटमेंट 1 है, द मेन एडवांटेज ऑफ द यूज ऑफ द HCNG इज द एलिमिनेशन ऑफ द कार्बन मोनोऑक्साइड इमिशन। सेकंड स्टेटमेंट है,
HCNG एज अ फ्यूल रिड्यूस द कार्बन डाइऑक्साइड एंड द हाइड्रोकार्बन इमिशन। थर्ड स्टेटमेंट है हाइड्रोजन अप टू द 1/5 ऑफ बाय द वॉल्यूम कैन बी ब्लेंडेड विद द CNG एज अ फ्यूल फॉर द बस। फोर्थ स्टेटमेंट है HCNG मेक द फ्यूल लेस एक्सपेंसिव देन CNG। बताइए, मोस्टली स्टूडेंट का जो है फोर्थ स्टेटमेंट रॉन्ग हुआ था, उसका भी रीज़न मैं बता दूंगा अभी। क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करिए, HCNG से क्वेश्चन पूछा गया है। हाँ, HCNG इज नथिंग बट द हाइड्रोजन ब्लेंडेड CNG। जब हम हाइड्रोजन को CNG के साथ जब ब्लेंड करते हैं तो उसमें जो हाइड्रोजन की जो कंसनट्रेशन जो रहती है ना, आइडियल जो हाइड्रोजन की कंसनट्रेशन जो रहती है वो 18% रहती है। ठीक है, बेसिकली हाइड्रोजन अप टू द 1/5 ऑफ द वॉल्यूम कैन बी ब्लेंडेड टू द CNG ऑफ द फ्यूल फॉर द बस। तो स्टेटमेंट थर्ड तो होगा राइट। ठीक है, जैसे ही थर्ड राइट होगा दो स्टेटमेंट तुरंत एलिमिनेट कर दोगे, दो ही स्टेटमेंट बचे। अब फर्स्ट स्टेटमेंट के बेसिस पे आप क्वेश्चन को सॉल्व कर लोगे, क्योंकि फर्स्ट और फोर्थ के अगर एक फर्स्ट और फोर्थ भी पता होगा कौन सा सही है कौन सा राइट है तो इजीली कर लोगे। फोर्थ स्टेटमेंट पे आता हूँ, HCNG मेक्स द फ्यूल लेस एक्सपेंसिव देन CNG। स्टेटमेंट गलत है, हालांकि डिफरेंस 1-2 रुपये का ही होता है, ठीक है ना, लेकिन HCNG जो होता है वो ज़्यादा महंगा मिलता है CNG से। ठीक है, डिफरेंस ज़्यादा नहीं है कि ऐसा नहीं कि CNG जो है वो 100 रुपये का आ रहा है वो 200 का आ रहा है, ऐसा नहीं है। अगर CNG 100 का आ रहा है तो HCNG आपको 102 का मिल गया जी, 101 का मिल गया, इतना ही डिफरेंस है। ठीक है, बट HCNG मेक्स द फ्यूल लेस एक्सपेंसिव देन द CNG, रॉन्ग स्टेटमेंट। ओके, नाउ मैं फर्स्ट स्टेटमेंट पे आता हूँ। जैसे ही आपने फोर्थ स्टेटमेंट भी रॉन्ग करा, एलिमिनेट कर दोगे, डायरेक्ट आंसर पे पहुंच जाओगे, बी आंसर है इसका। ठीक है, इस तरीके से क्वेश्चन अटेम्प्ट लीजिए। ठीक है, नाउ लेकिन मैं आपको बता देता हूँ कि फर्स्ट स्टेटमेंट क्यों गलत है। इन्होंने बोला द मेन एडवांटेज ऑफ द यूज ऑफ HCNG इज द एलिमिनेट ऑफ द कार्बन मोनोऑक्साइड इमिशन। सर आप थोड़ा सा अपना कॉमन सेंस बताइए कि आप रिड्यूस कर सकते हो किसी गैस को एक, लेकिन आप एकदम से किसी भी गैस को एलिमिनेट नहीं कर सकते। इन्होंने बोला द मेन एडवांटेज ऑफ द यूज ऑफ HCNG टू एलिमिनेशन ऑफ द कार्बन मोनोऑक्साइड। नो, ठीक है, लेकिन स्टेटमेंट सेकंड इज राइट, HCNG एज अ फ्यूल रिड्यूस, इन्होंने रिड्यूस वर्ड यूज किया है, नॉट। अब ये कह देते कि HCNG एज अ फ्यूल एलिमिनेट द कार्बन डाइऑक्साइड एंड द हाइड्रोकार्बन इमिशन, तो ये भी स्टेटमेंट सेकंड भी होती रॉन्ग। लेकिन इन्होंने बोला HCNG एज अ फ्यूल रिड्यूस द CO2 एंड हाइड्रोकार्बन इमिशन। यही तो मेन मोटिव है, यही तो गोल है, इसलिए तो HCNG को गवर्नमेंट प्रमोट कर रहा है। ठीक है, सो द स्टेटमेंट 1 एंड 3 इज राइट, आंसर इज बी। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अकॉर्डिंग टू द इंडियन पेटेंट एक्ट अ बायोलॉजिकली प्रोसेस टू क्रिएट अ सीड कैन बी पेटेंट इन इंडिया। ठीक है जी। सेकेंड स्टेटमेंट, इन इंडिया देर इज अ नो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी अपीलेंट बोर्ड। ओके। थर्ड स्टेटमेंट, प्लांट वेराइटी आर नॉट एलिजिबल टू बी पेटेंट इन इंडिया। सॉल्व करने की कोशिश करिएगा इसको। देखिए, इंडियन पेटेंट एक्ट जब आप पढ़ेंगे और इंडियन पेटेंट एक्ट के आर्टिकल 3 जब आप पढ़ेंगे, ठीक है, तो उसमें जो है ये दिया हुआ है कि फर्स्ट स्टेटमेंट पे आता हूँ मैं, अकॉर्डिंग टू द इंडियन पेटेंट एक्ट द बायोलॉजिकल प्रोसेस टू क्रिएट अ सीड कैन बी पेटेंट इन इंडिया। इंडिया में आप पेटेंट नहीं करा सकते। जब आप IPA का, इंडियन पेटेंट एक्ट का आर्टिकल 3 पढ़ेंगे तो उन्होंने सीधा सा एक्सक्लूड कर रखा है प्लांट्स को। ठीक है, और अदर बायोलॉजिकली प्रोसेस सीड हो चाहे अदर सीड्स ऑफ प्लांट्स हो। ठीक है, अकॉर्डिंग टू द इंडियन पेटेंट एक्ट बायोलॉजिकली प्रोसेस टू क्रिएट अ सीड्स कैन बी पेटेंट इन इंडिया, नो, कैन नॉट बी पेटेंट इन इंडिया। सेकेंड इन्होंने आता है कि इन इंडिया देयर इज अ नो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी अपीलेंट बोर्ड। गलत स्टेटमेंट है, 2003 में ही इस्टेब्लिश हो गया था प्रॉपर्टी अपीलेंट बोर्ड, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी अपीलेंट बोर्ड। ठीक है, थर्ड स्टेट आंसर पे आप पहुंच ही गए होंगे, आंसर इज सी, प्लांट वेराइटी आर नॉट एलिजिबल टू बी पेटेंट इन इंडिया। यस, यही तो मैंने आपको पहले बताया। देयर इज अ नो लॉ इन इंडिया दैट अलाउ द पेटेंटिंग अ प्लांट। इंडिया में ऐसा कोई लॉ नहीं है जिससे हम प्लांट को पेटेंट कर दें। ठीक है, सो द आंसर इज थर्ड इज राइट, प्लांट वेराइटी आर नॉट एलिजिबल टू बी पेटेंट इन इंडिया। 58 क्वेश्चन, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। देखिए, इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट मैंने 1986 का पहले भी इंपॉर्टेंट बताया, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट वाला भी मैंने आपको इंपॉर्टेंट बताया, ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट एक्ट हैं। ठीक है, फॉरेस्ट एक्ट इंडिया एक इंपॉर्टेंट एक्ट है, ये सारे के सारे पढ़ के जाइएगा प्लीज़, इंपॉर्टेंट हैं। फिर देखिए, EPA से फिर क्वेश्चन पूछा गया है, द EPA 1986 एम्पावर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टू, स्टेटमेंट 1 बोला इन्होंने, स्टेट द रिक्वायरमेंट ऑफ द पब्लिक पार्टिसिपेशन इन द प्रोसेस ऑफ इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एंड द प्रोसीडर एंड मैनर इन विच इट इज साउट। ठीक है जी।
सेकंड स्टेटमेंट बोला ले डाउन द स्टैंडर्ड फॉर इमिशन और डिस्चार्ज ऑफ इन्वायरमेंट पॉल्यूटेंट फ्रॉम द वेरियस सोर्सेज। ठीक है, बेसिकली इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट का ऑब्जेक्टिव क्या है? बेसिकली टू प्रोटेक्ट एंड इम्प्रूव द एनवायरनमेंट, सिंपल सी बात है ईपीए के अंदर। लेकिन ईपीए 1986 डज नॉट कंटेन एनी प्रोविजन रिलेटेड टू द पब्लिक पार्टिसिपेशन। इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986 में पब्लिक पार्टिसिपेशन से रिलेटेड कोई भी प्रोविजन नहीं है। सो द स्टेटमेंट इज वन इज रॉन्ग। सेकेंड स्टेटमेंट पे आ जाता हूँ। ईपीए 1986 का सेक्शन 6 जब आप रीड करोगे तो उन्होंने क्लियरली दिया हुआ है द सेंट्रल गवर्नमेंट ऑथराइज द सेंट्रल गवर्नमेंट रेगुलेट द पॉल्यूशन कंट्रोल नॉर्म। अंडर द ईपीए 1986 द सेंट्रल गवर्नमेंट रेगुलेट द पॉल्यूशन कंट्रोल नॉर्म्स। और सेकंड स्टेटमेंट में क्या बोला? ले डाउन द स्टैंडर्ड फॉर द इमिशन और डिस्चार्ज ऑफ द इन्वायरमेंट पॉल्यूटेंट फ्रॉम द वेरियस सोर्सेज। यस, सो द आंसर इज बी। आंसर इज बी। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट एक्ट बहुत इंपॉर्टेंट एक एक्ट है, प्लीज़ इसको पढ़ के जाइएगा। सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट रूल 2016 इन इंडिया, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट? स्टेटमेंट फर्स्ट जो इन्होंने बोली वेस्ट जनरेटेड हैज़ टू सेग्रीगेटेड वेस्ट इनटू द 5 कैटेगरी। ठीक है जी। द रूल्स आर एप्लीकेबल टू नोटिफाई अर्बन लोकल बॉडीज, नोटिफाइड टाउन्स एंड ऑल इंडस्ट्री टाउनशिप ओनली। ठीक है जी। The rules provide for exact and elaborate criteria for the identification of sites for landfill and the waste proceeding facility। ठीक है भाई, elaborate and exact। डी स्टेटमेंट बोला it is mandatory on the part of the waste generator that the waste generated in one district cannot be moved to another district। बताइए भाई, अगर सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट पढ़ा होगा तो क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर लेंगे, अगर नहीं पढ़ा है तो SWM रूल जाके आज ही पढ़िएगा। ठीक है, बेसिकली इसका आंसर है सी, क्योंकि जब सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट के अंदर इन्होंने जो वेस्ट जो जनरेट हो रहा है उसको सेग्रीगेट 5 कैटेगरी में नहीं किया, उसको 3 कैटेगरी में किया कि भाई 3 कैटेगरी में हम वेस्ट को सेग्रीगेट करेंगे। एक है जी भाई बायोडिग्रेडेबल वेस्ट, एक है जी भाई ड्राई वेस्ट और एक है डोमेस्टिक हजार्डियस वेस्ट। ठीक है, आपसे कभी कैटेगराइजेशन नहीं पूछेगा, ठीक है, लेकिन आपसे पूछ लेगा कि भाई 2 तरीके से किया है, 3 तरीके से किया है, 4 तरीके से किया है। इन्होंने डाला है कि 5 तरीके से कैटेगराइज किया अपने सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट रूल के अंदर, किसको? वेस्ट को। स्टेटमेंट 1 होता है रॉन्ग। स्टेटमेंट बी पे आते हैं, द रूल आर एप्लीकेबल टू नोटिफाई अर्बन लोकल बॉडी, नोटिफाई टाउन एंड ऑल इंडस्ट्री टाउनशिप ओनली। नो, अदर एरिया ऑल्सो इंक्लूड। ठीक है, अर्बन लोकल बॉडीज़ और नोटिफाइड टाउन एंड ऑल इंडस्ट्रीज़ में ये वेस्ट मैनेजमेंट रूल एप्लीकेबल नहीं है, अदर एरियाज़ में भी एप्लीकेबल है। डी ऑप्शन पे आता हूँ मैं, इट इज़ मैंडेटरी ऑन द पार्ट ऑफ द वेस्ट जनरेटर दैट वेस्ट जनरेटेड इन वन डिस्ट्रिक्ट कैन नॉट बी मूव्ड टू अनदर डिस्ट्रिक्ट। देखो ये प्रोविज़न है बट ये मैंडेटरी नहीं है। ठीक है, वर्ड्स पे ध्यान दीजिए, यूपीएससी का गेम ही वर्ड्स पे टिका हुआ है। ठीक है, चाहे मेंस क्यों ना हो चाहे प्रीलिम्स क्यों ना हो। ठीक है, तो स्टेटमेंट डी इज़ ऑल्सो रॉन्ग, आंसर इज सी। द रूल्स प्रोवाइड, यही तो मेन पर्पस है, क्या प्रोवाइड कर रहा है? टू एग्जैक्ट एंड एलोबरेट क्राइटेरिया फॉर द आइडेंटिफिकेशन ऑफ द साइट लैंडफिल एंड द वेस्ट प्रोसेसिंग फैसिलिटी। ठीक है, नाउ 68th क्वेश्चन सॉल्व करिएगा। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। स्टेटमेंट 1, एज पर द लॉ ऑफ कंपल्सरी अफॉरेस्टेशन फंड मैनेजमेंट एंड द प्लानिंग अथॉरिटी एग्जिस्ट एट द बोथ नेशनल एंड स्टेट लेवल। स्टेटमेंट 2, पीपल पार्टिसिपेशन इज मैंडेटरी इन द कंपल्सरी फॉरेस्ट प्रोग्राम कैरिड आउट अंडर द कंपल्सरी फॉरेस्टेशन फंड एक्ट। देखिए, कंपनसेटरी अफॉरेस्टेशन फंड एक्ट 2016 बहुत ही ज़्यादा एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। आज ही जाके इसको पढ़िएगा प्लीज़, एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है ये। ठीक है, अब इसमें कुछ नोट डाउन करिएगा, मैं बता देता हूँ, थोड़ा सा आपको ग्लिम्स दे देता हूँ, लेकिन आपको इसको डिटेल में पढ़ना है। कंपनसेटरी, नोट डाउन करिएगा, कंपनसेटरी अफॉरेस्टेशन फंड एक्ट 2016 established the नेशनल कंपनसेटरी अफॉरेस्टेशन फंड अंडर द, जो इंपॉर्टेंट वर्ड है ना वो है अंडर द पब्लिक अकाउंट ऑफ इंडिया। ठीक है, जो नेशनल कंपनसेटरी अफॉरेस्टेशन फंड जो है वो किसके अंडर है? पब्लिक अकाउंट ऑफ इंडिया। एंड स्टेट कंपनसेटरी अफॉरेस्टेशन फंड अंडर द पब्लिक अकाउंट ऑफ ईच स्टेट। ठीक है, यहाँ पे क्वेश्चन गेम खेलेगा अगर ऑप्शन में
कि नेशनल कंपनसेटरी अफॉरेस्टेशन फंड ऑफ इंडिया अंडर द पब्लिक अकाउंट ऑफ इंडिया एंड स्टेट कंपनसेटरी अफॉरेस्टेशन फंड अंडर द पब्लिक अकाउंट ऑफ ईच स्टेट। ठीक है, एक बात और ध्यान से यहाँ पे पढ़िएगा जाके कि कंपनसेटरी अफॉरेस्टेशन फंड जो है, फंड अलोकेशन कितना है, फंड अलोकेशन कितना है बिटवीन द सेंटर एंड स्टेट, ये जाके आज जरूर देखिएगा, इंपॉर्टेंट है। यहाँ से नेक्स्ट बार अगर कंपनसेटरी अफॉरेस्टेशन फंड मैनेजमेंट से क्वेश्चन बना तो फंड अलोकेशन को लेके स्टेटमेंट बन सकता है। ठीक है, और बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, पढ़ के जाइए कंपनसेटरी अफॉरेस्टेशन फंड एक्ट 2016 और ये हर स्टैंडर्ड बुक में दिया होगा, चाहे वो पीएमएफ क्यों ना हो, चाहे वो शंकर आइस क्यों ना हो। सॉल्व करने की कोशिश करिए इसको। देखिए इसका आंसर है ए। एज पर द लॉ कंपनसेटरी अफॉरेस्टेशन फंड मैनेजमेंट प्लानिंग अथॉरिटी एग्जिस्ट बोथ एट नेशनल एंड स्टेट लेवल। अभी बताया कि नेशनल एफॉरेस्टेशन कंपनसेटरी फंड जो किसके अंदर आता है, पब्लिक अकाउंट के अंदर, पब्लिक अकाउंट ऑफ इंडिया, और स्टेट कंपनसेटरी अफॉरेस्टेशन फंड जो आता है वो पब्लिक अकाउंट ऑफ ईच स्टेट के अंदर आता है। सो द स्टेटमेंट 1 इज राइट। सेकंड स्टेटमेंट बोला पीपल पार्टिसिपेशन इज मैंडेटरी इन द कंपनसेटरी अफॉरेस्टेशन प्रोग्राम कैरिड आउट अंडर द कंपनसेटरी अफॉरेस्टेशन फंड एक्ट। कोई मैंडेटरी नहीं है, ठीक है, कोई मैंडेटरी नहीं है और इस एक्ट में ऐसा कुछ नहीं बोला गया। ठीक है, सो द आंसर इज ए। नाउ 78th क्वेश्चन, इन इंडिया एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी ईपीआर, अगर ईपीआर सुनते ही किसी के माइंड में क्लिक कर गया होगा तो वो ऑप्शन पे आ जाएगा, इजीली आ जाएगा। बहुत इजी क्वेश्चन था ये। अगर किसी को ईपीआर नहीं पता होगा तो फिर तो वो उलझेगा या गलत करेगा, टाइम वेस्ट करेगा इस क्वेश्चन में। नाउ extended producer responsibility was introduced as an important feature in which of the following: the biomedical waste rule 1998, the recyclable plastic rule 1999, the e-waste rule 2011, the food safety and standard regulation 2011। सबसे पहले क्वेश्चन को तो करो साइड और मेरी बात सुनो। जितने भी रेगुलेशन दिए, जितने भी रूल्स दिए, ठीक है ना, सारे के सारे इंपॉर्टेंट है, पढ़ के जाइएगा। इसलिए कहता हूँ कि पीवाईक्यू को देखते हुए चलिए। अब जब आज इन्होंने ईपीआर से पूछ लिया तो कल को बायोमेडिकल वेस्ट से क्वेश्चन आ सकता है, क्योंकि आपके ऑप्शन में दिया है, कल यही ऑप्शन क्वेश्चन बन के आएगा। ई वेस्ट रूल से क्वेश्चन आ सकता है, और आ सकता क्या, आया भी अभी भी करके आए ऊपर। फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड रेगुलेशन बड़ा इंपॉर्टेंट है, आज ही जाके पढ़िएगा। ठीक है, जितने भी रूल्स दिए गए हैं और जितने भी रेगुलेशन दिए गए हैं आज ही जाके पढ़िएगा। अब आते हैं क्वेश्चन पे। ईपीआर से पूछा है, ईपीआर किसका फ्यूचर है इसमें से बताइए। देखिए एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है ये होता क्या है, थोड़ा सा मैं बता देता हूँ इसको डिटेल में, तो आप अपने स्टैंडर्ड बुक से पढ़िएगा। ठीक है, ईपीआर इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ एनी प्रोड्यूसर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट फॉर कलेक्शन एंड चैनलाइजेशन ऑफ द ई वेस्ट फ्रॉम द एंड ऑफ लाइफ प्रोडक्ट टू द ऑथराइज्ड रिसाइकलर और डिसमेंटलर। ठीक है, किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है भाई, जो भी प्रोड्यूसर है, ठीक है, वो उसको चैनलाइज करेगा, किसको, ई वेस्ट को, कहाँ तक, रिसाइकलर तक या फिर उसको डिसमेंटलर तक। समझ आया? तो इसका किससे रिलेट करता है ये, ई वेस्ट, ईपीआर अंडर द ई वेस्ट। ठीक है, ना किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी प्रोड्यूसर की, कहाँ तक, डिसमेंटलर तक या फिर रिसाइकलर तक। ठीक है, प्रोसेस क्या है ना, वो प्रोसेस भी इंपॉर्टेंट है, किस प्रोसेस में जाता है वो जाके आप अपना पढ़िएगा स्टैंडर्ड में। क्योंकि देखिए ये एक एक टॉपिक अगर पढ़ाने लगे ना, समझाने लगे, तो हर टॉपिक पे 1 से 1.5 घंटे का लेक्चर बनेगा। ठीक है, वो फिर एक सब्जेक्ट रिवीजन सीरीज चलाएंगे कभी टाइम हुआ तो, लेकिन अभी जो पीवाईक्यू सीरीज चल रही है ना, उसका मोटिव जो है अपना, उसको समझने की कोशिश करिए। ठीक है, नाउ देखिए 2018 एंड 2019 दोनों के क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं। 2016 और 17 के कंप्लीट हो चुके हैं। ठीक है, 50% क्वेश्चन ऑफ एनवायरनमेंट कंप्लीट हैं। रिमेनिंग 50% जो है वो नेक्स्ट 2 to 3 डेज़ में मैं कंप्लीट करवा दूंगा। जैसे ही आपकी एनवायरनमेंट कंप्लीट हुई, मॉडर्न हो गई है, पॉलिटी हो गई है, 50% पीवाईक्यू कंप्लीट। रिमेनिंग जैसी इकोनॉमी मैंने उठाई, 70 to 80% पीवाईक्यू आपके कंप्लीट हो जाएंगे। और इसके बाद मैं पक्का नहीं कह रहा, लेकिन मैं बताता हूँ, इन्वायरमेंट कंप्लीट होने के बाद मैं मोस्ट प्रोबेबली इकोनॉमी स्टार्ट करूँगा। ठीक है, इकोनॉमी स्टार्ट करूँगा, फिर जो छोटे मोटे अपने रहे, मिडिवल रहा, आर्ट एंड कल्चर रहा, साइंस एंड टेक रहा, वो। ठीक है, एक और चीज़ मैं बता देता हूँ, काफ़ी क्वेश्चन ऐसे हैं जो ना तो मैं इन्वायरमेंट में डाल रहा हूँ उनको, ना मैं उनको साइंस टेक में डालूंगा। ठीक है, वो डायरेक्ट मिसलेनियस टॉपिक के नाम से लेक्चर आएगा, उसमें जितने भी रिमेनिंग क्वेश्चन बचेंगे वो सारे कंप्लीट करा देंगे।
ठीक है। अब स्कीम रिलेटेड क्वेश्चन है, ठीक है ना, वो सारे क्वेश्चन जो है ना तो वो पर्टिकुलरली किसी सब्जेक्ट वाइज नहीं है, ठीक है ना, उसको अपन क्या करेंगे, एक मिसलेनियस टॉपिक के नाम से वीडियो बना देंगे और उसमें सारे क्वेश्चन जितने बचेंगे वो सारे डाल देंगे। पर्टिकुलरली जो इन्वायरमेंट रिलेटेड क्वेश्चन है, साइंस एंड टेक, इकोनॉमी, मॉडर्न हिस्ट्री, पॉलिटी, जो प्योर जो इसी में आएंगे वो सारे के सारे अपन कंप्लीट करा ही रहे, और जो रिमेनिंग क्वेश्चन जितने भी बचे जो किसी भी सब्जेक्ट में नहीं आ पा रहे हैं उनको मिसलेनियस टॉपिक के नाम से डाल के सारे क्वेश्चन कंप्लीट करवा देंगे। ओके, प्लीज़ सीरीज़ को फॉलो करिए रेगुलरली बेसिस पे और इसका बेनिफिट लीजिए। आपको डेफिनेटली अपने यूपीएससी सीएससी 2024 में, जो कि अब तो एक्सटेंड हो गया है 20 डेज़ को, जो आपको ये मिला है ना डेज़, 20 डेज़, प्लीज़ इनका यूज़ करिए, इनको वेस्ट मत करिए। मेरी आपसे रिक्वेस्ट, इनको यूज़ करिए, इनको वेस्ट मत करिए, क्योंकि ये आपको अपॉर्चुनिटी हर बार नहीं देता यूपीएससी ने इस बार फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ है कि भैया ठीक है पेपर जो है पोस्टपोन कर देते हैं 20 दिन के लिए, ठीक है। तो ये 20 दिन जो हैं उनको यूज़ करिए, इनको वेस्ट मत करिए। होली हो गया, सब कुछ हो गया, सारे फेस्टिवल हो गए, सारे बना लिए, अब अपने पूरे के पूरे डेडिकेशन के साथ और पूरे के पूरे डेडिकेशन के साथ एक कंसिस्टेंसी के साथ अपनी पढ़ाई के ऊपर ध्यान दीजिएगा, ठीक है। ये 20 दिन का बहुत यूज़ करिए और ये PYQ सीरीज़ जो मेरे चला रहा हूँ इसको प्लीज़ यूज़ करिए, इनको देखिए, सॉल्व करिए क्वेश्चन को रेगुलर बेसिस पे, सारी की सारी सीरीज़ को फॉलो करिए, चाहे वो पॉलिटी हो, मॉडर्न हो, इन्वायरमेंट हो, इकोनॉमी हो, साइंस एंड टेक हो, जो भी सब्जेक्ट हो सारे अपन कंप्लीट करा देंगे, क्योंकि आपके पिछले 8 साल के जो PYQ हैं वो सारे के सारे मैं कवर करवा ही रहा हूँ। और मैंने आपको कहा है सिलेक्शन लेना है तो कौन दिलवाएगा, 3 पिलर, सिलेबस, PYQ एंड रिवीजन। रिवीजन आप ही करोगे, इसमें मैं कुछ नहीं कर सकता। सिलेबस पे मैं इस टाइम पे बात नहीं करूँगा, क्योंकि पेपर में 2-2.5 महीने पहले मैं आपको सिलेबस बताने बैठूँ तो वो तो कोई मतलब है नहीं, और PYQ पे मैं काम कर ही रहा हूँ, ठीक है। ओके, एंड प्लीज़ सब्सक्राइब अ चैनल, शेयर अ वीडियो, लाइक अ वीडियो, जितना हो सकता है उतना शेयर करिए ताकि और भी बेनिफिट इस सीरीज़ का, और भी स्टूडेंट इस सीरीज़ का बेनिफिट लें। ओके, थैंक यू एंड हैव अ गुड डे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके।